हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 पर। बच्चों, आज आप लोगों को बताते हुए ये बात मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि बच्चों आज हम लोगों को स्टूडेंट आर्यन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस समय ये बच्चा नीट यूजी क्वालिफाई करके इस समय आपका पटना एम्स में इसका सेकेंड ईयर एमबीबीएस का कंप्लीट हो चुका है। और ये बच्चा छुट्टी के दिनों में, गर्मी की छुट्टियों में ये बच्चा घर पर आया हुआ था और हम लोगों की कोचिंग में पढ़ा हुआ भी बच्चा है। और मैं आप लोगों को इसकी स्कूलिंग लाइफ से लेकर के यहाँ तक की जर्नी कैसी रही और एक कैसे प्रिपरेशन किया, इसके पीछे का पूरा संघर्ष, सब चीज़ के बारे में आप लोगों को वन बाय वन करके आर्यन आपको आज एक्सप्लेन करेगा। और मैं आपको बता दूं कि बच्चों, जिन बच्चों को ख्वाब हो डॉक्टर बनने का, तो उसको डॉक्टर बनने का बच्चे तो सपना पाल लेते हैं, लेकिन उस सपना पालने मात्र से कुछ नहीं होता बच्चों। मैं आपको बता दूं उसके पीछे आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता, बहुत संघर्षों की ज़रूरत पड़ती है। और उसके पीछे का संघर्ष क्या रहा और ये बच्चा कैसे आपका ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से, ठीक है, कैसे बच्चा कहाँ से सब्सक्रिप्शन लेकर के बच्चा पढ़ाई किया है और इसके पीछे का जितना भी संघर्ष आप लोगों को दिखाएगा। और यहाँ तक मैं आपको बता दूँ बच्चों कि ये बच्चा कैसे आपका ऑनलाइन जो आपका पेपर होता था उसको कैसे पेपर देता था, उसका पेपर में 720 में से कितना मार्क्स आता था, इन सब के बारे में बताने की पूरी कोशिश करेगा। और मैं आपको बता दूं कि बच्चा किस किस बुक से पढ़ा था और किस किस मटेरियल से पढ़ा था और किस टीचर से ये बच्चा पढ़ा था, सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को विस्तारपूर्वक आज आप लोगों को आर्यन बताने वाला है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि डीके सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, आर्यन के बारे में बताते हुए और फिर उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट किया जाए। तो डीके सर आप इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराते हुए सर आप स्टार्ट किया जाए जर्नी को आज की। सबसे पहले आप सभी का सीबीएसई अड्डा 2.0 पे स्वागत है। और आज हम लोग जो है हमारे स्टूडेंट जो है आर्यन जायसवाल सकलिया के, और उनके घर हम लोग आए हुए हैं। और बहुत खुशी की बात यह है कि जो है इन्होंने बहुत अथक प्रयास करने के बाद जो है नीट यूजी क्वालिफाई करने के बाद ये पटना एम्स में इस समय एमबीबीएस कर रहे हैं और सेकेंड जो है ईयर इनका कंप्लीट भी हो चुका है। और आज हम लोग आए हुए हैं समर वेकेशन में, छुट्टियों में घर पे आए हुए हैं, तो हम लोग जो है मिलने के लिए आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि जो आर्यन जो है अपना जो जितना भी स्टूडेंट लाइफ स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक पहुँचने तक का सफ़र जो है उसको आप सभी लोग को शेयर करेंगे। और ये जो शेयर करेंगे वो आप सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने और आप सभी लोग भी कुछ अपने जीवन में कुछ, हर इंसान जो है कुछ न कुछ हमेशा सीखता है, तो आप लोग भी कुछ सीखकर आप सभी लोग भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डीके सर। और मैं चाहूँगा कि अब आर्यन आप सभी लोगों को, ठीक है, स्कूलिंग लाइफ से लेकर के यहाँ तक की जर्नी को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेगा और कितना संघर्ष रहा हर एक चीज़ों के बारे में बताएगा। और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए एक समझ लीजिए कि मार्गदर्शन के रूप में, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में रहेगी। आप इसको देखें और देख करके इसको सीखने का प्रयास करें। जितने भी गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग देखें, पूरा वीडियो देखें और बच्चों का कैसा संघर्ष रहा यहाँ तक पहुँचने में, ठीक, आप अपने बच्चों को भी बताएँ और उनको आगे बढ़ने में आपकी अहम भूमिका होती है, इसलिए आप भी देखें इस चीज़ों को और आप अपने बच्चों को बताएं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आर्यन सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ, ठीक है, स्कूलिंग लाइफ से लेकर यहाँ तक की जर्नी को पूरा वन बाय वन करके हम सभी लोगों के बीच आपको शेयर करना है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हेलो सभी को, मैं आर्यन जायसवाल फ़िलहाल एम्स पटना में सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। और मैं रवि सर और डीके सर को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, कुछ अपनी बात को शेयर करने के लिए। तो फ़िलहाल मैं अभी एम्स पटना में कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरी स्कूलिंग यहीं चानिया से ही सेंट जोसेफ स्कूल से हुई थी क्लास 10 तक। उसके बाद 10th के बाद मैंने 11th-12th बनारस से सेंट्रल हिंदू स्कूल से पूरी की थी। 10th में मेरे परसेंटेज 96.2% थे और 12th में मैंने 94.8% लाए थे। स्कूल की बात करें तो सबसे पहले सेंट जोसेफ में अगर बचपन में देखा जाए तो मैं उतना भी कुछ ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, पर जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ता गया वैसे वैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बढ़ता गया और मेरी पढ़ाई धीरे धीरे इम्प्रूव होती रही। और उसके बाद देखा जाए तो मेरे स्कूल में मेरे जो प्रिंसिपल सर हैं और बाकी टीचर्स हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ख़ासकर मैं बोलूँ अगर अपने प्रिंसिपल सर का, वो भले ही बहुत स्ट्रिक्ट थे पर उनका गाइडेंस शुरू से लास्ट तक बहुत रहा है। 9th-10th में मैंने
घर से ही पढ़ा था। फिर उसके बाद कोचिंग भी ज्वाइन की थी, जिसमें रवि सर ने मुझे मैथ में खासकर रवि सर ने और डीके सर ने मैथ में स्पेशली गाइडेंस दी थी, जिसकी वजह से 10th में तो मेरे 98 मार्क्स आए थे 100 में से। और उसके बाद 10th में पढ़ाई पूरी करने के बाद अभी तो मेरा इंटरेस्ट मैथ में ही डेवलप हो रहा था। रवि सर मुझे मैथ में बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर रहे थे। उसके बाद जब मैथ में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी 11th की स्ट्रीम मैथ लूँ या बायो लूँ, क्योंकि पसंद तो मुझे दोनों सब्जेक्ट आ रहे थे, साइंस भी मैथ भी। बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी। एक पल को मैंने ये भी सोच लिया था कि दोनों ही सब्जेक्ट लेके चल जाते हैं, पर अगर जब मैंने अपने स्कूल में इस बारे में बात की तो शायद मेरे प्रिंसिपल सर ने ही मुझे समझाया था कि जब मकसद टारगेट एक ही चीज़ का है तो दो नाव पे पैर रख के क्यों चलना। तब मुझे समझ आया था कि जो एक टारगेट है उसी को आगे बढ़ के चलते हैं। तो मुझे फिर बहुत सोचने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मैं बायो ही करना चाहता हूँ। ऐसे पहले बहुत लोगों को थोड़ा डाउट आया, शौक हुआ कि मैथ्स का बच्चा है, मैथ पढ़ने जा रहा है, बायो क्यों अचानक से मूड बना लिया। पर मैंने सोच रखा था बायो ही पढ़ना है, तो बायो ही ले लिया मैंने। उसके बाद इस पर मैं एक शब्द बताना चाहूँगा कि इस पर भी एक कहानी है। और देखिए, ये बच्चा मैथ में बहुत तेज़ था, जैसा कि मैं आपको बताया था कि बहुत इसकी मैथ अच्छी थी। 100 में से 98 मार्क्स स्कोर किया। मैं आपको बता दूं कि जब गर्मी की छुट्टी में, उसमें 2020 का लॉकडाउन लगा था, मैं आपको बता दूं गर्मी की छुट्टी में जब हमारे रूम पर पढ़ने के लिए बच्चा आया था, ठीक है, 2 महीने, ठीक है, 11-12 की मैथमेटिक्स जब पढ़ने के लिए बच्चा आया था, मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस बच्चे ने मुझे एक बोला कि सर, आकर के जब पहले दिन आया था, आकर बोला कि सर बायो पढ़ना है, सर मुझे बनना है डॉक्टर। तो ये बहुत डरते हुए मुझसे बोला कि सर मुझे, इसको लगता था कि सर हो सकता है कि बायो लूँगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा मैथ। इसको ऐसा डरते डरते बोला। मैंने बोला कि बेटा देख, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तेरा जो भी लेने का मन हो, अगर तुमको डॉक्टर बनना है तो तुम डॉक्टर ही बनो, मेरा पूरी तरह से सपोर्ट रहेगा। जहाँ तक कि मैथ की बात करें तो मैं 11-12 की मैथ, आपको जो भी चीज़ें आपको 11th में 12th में जो भी फिजिक्स में काम आएगा, मैं सारे चैप्टर्स आपको 2 महीने में कंप्लीट कर दूंगा, जैसा कि मैंने किया भी 2 महीने में कंप्लीट उसका पूरा चैप्टर्स, ठीक है। तो ये बच्चा शुरू में कन्फ्यूज़न था, लेकिन ये पूरा प्लान बना चुका था कि नहीं मुझे पढ़ना है। तो भाई हम लोगों से टीचर है, अगर आपका डॉक्टर बनने की इच्छा हो तो हम लोग वहाँ सपोर्ट करेंगे, चीज़ों को बताओ। तो इस बच्चे ने डरते डरते बताया, लेकिन बोला कि ठीक है भाई, आपको डॉक्टर बनना कोई दिक्कत नहीं है, मैथ आप पढ़ लीजिए, जितना भी होगा 11th और 12th में फिजिक्स में जो चीज़ें आपकी आती हैं मैथ से रिलेटेड, हम लोग पूरा इसको बताया भी, अच्छे से पूरा किया भी। तो ये इसका रहा। शुरू में जैसा कि बता भी रहा था कि डर रहा था, कन्फ्यूज़न हुआ कि मैं मैथ लूँ कि बायो लूँ या दोनों ले लूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो भी करने की इच्छा हो, अगर आपका टारगेट बना है डॉक्टर बनने का, तो मैथ क्यों लेना है। मैथ अच्छी है इसका मतलब नहीं है कि आपको मैथ ही आगे चल के लेना है। अगर आप ख्वाब बनाएं बच्चों डॉक्टर बनने का, तो आप डॉक्टर ही बनिए। उसमें जो भी टीचर्स होंगे सभी का सहयोग रहेगा, ठीक है। इसमें आपको डरना नहीं है कि हमारा मैथ अच्छा है तो ठीक है हम क्या करें, बायो लें कि नहीं लें, ऐसा कुछ नहीं। अगर डॉक्टर बनने का ख्वाब है तो आप क्या करिए कि आप बायो लेकर के आप उसको अपने सपनों को पूरा करिए। इसमें कोई ऐसा आपको नहीं करना कि मतलब डर जाना है, ठीक है। जैसे आप इसने बताया कि भाई जो टारगेट बना उसको एक चूज़ करके आपको आगे करना है, ठीक है। तो मेरे बच्चों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जो करना है आप एक ही चीज़ को करके आप अपने आगे जीवन में बढ़ते रहिए, ठीक है बेटा, आप आगे करना। एक अच्छी चीज़ याद आ गई जो कि आप डरते मुझसे बोले थे तो याद आ गया, तो मैंने बोल दिया। चलो बेटा ठीक है। तो फिर उसके बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मैं बायो लेने का सोच रहा हूँ, तो घर पे भी लोगों ने बोला कि तुम मैथ लेना चाहते थे, मैथ का सोच रखा था, फिर भी बायो क्यों ले रहे हो। तो शुरू में सबको डाउट आया, पर मैं खुद पे कॉन्फिडेंट था कि मैं बायो से कर लूँगा। तो इस वजह से मैंने बायो स्ट्रीम ही चुनी, सबका बात ना मानते हुए। और मुझे अभी भी उस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, और मेरे घर वाले भी खुश हैं इस बात से कि मैंने बायो ही ली है। फिर उसके बाद मैंने 11th में जब आया तो मैंने CHS का फॉर्म भरा बनारस में, और लकीली मेरा CHS में फिर हो भी गया। पर अनफॉर्चुनेटली 11th और 12th के टाइम पे मेरे पे कोविड टाइम था, इस वजह से स्कूलें उस टाइम मोस्टली बंद ही रहती थी, तो मैं स्कूल उतना ज़्यादा गया नहीं हूँ। और लकीली देखा जाए तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी की बात हुई, क्योंकि मैं स्कूल ना जाके घर पे जो टाइम मेरा बचता था वो मेरी प्रिपरेशन में मेरे को बहुत हेल्प किया है। 11th-12th में मैंने घर पे ही रह के ऑनलाइन प्रिपरेशन की थी, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। फ़िज़िक्स वाला कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया था क्लास 12th में। और फिर उसके बाद जब प्रिपरेशन के बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मेरा नीट क्वालिफाई हो गया, और फिर मैं फ़िलहाल एम्स पटना कॉलेज में हूँ। तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ कि मेरा स्कूलिंग जर्नी कैसा था 11th-12th में, तो
11th मेरा कुछ ख़ास अच्छा नहीं गया था। जेन्युइनली कहा जाए तो मैंने अपना 11th मैं बहुत कन्फ्यूजन में था, कोई गाइडेंस नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, किस चीज़ की प्रिपरेशन के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब कोई आइडिया नहीं था। यूट्यूब को ही मैंने सोर्स बना के थोड़ा बहुत ढूंढा, समझा कि कैसे करते हैं। तो 11th के टाइम पे पहले तो मोस्टली मेरा 11th पूरा वेस्ट गया था, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था। 11th ख़त्म होने में जब लास्ट में 3 महीने बचे थे तो यूट्यूब पे एक फ़िज़िक्स वाला पे ही यूट्यूब पे फ्री क्रैश कोर्स आया था 3 महीने में 11th कंप्लीट होने के लिए। अब लॉजिकली 3 महीने में अच्छे से कुछ कंप्लीट हो नहीं सकता है, फिर भी कुछ करना था तो पढ़ना तो था ही। तो मैंने सोचा कि 3 महीने में ही अब पहले 11th जितना हो सकता है करते हैं, छोड़ के तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो जब मैंने 11th वहाँ से 3 महीने में ख़त्म किया अपना कोर्स, फिर उसके बाद 11th करने के बाद मैं 12th में गया तो 12th में कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया, जो कि लक्ष्य बैच होता है फिज़िक्स वाला में 12th में। 11th मेरा अभी उतना पक्का था नहीं, मुझे 11th में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर भी मैंने ये डिसाइडेड किया था कि अभी 12th में हूँ, सिर्फ 12th पे फोकस करते हैं, 11th का देखेंगे, अभी मौका मिलेगा करने का। ऐसा नहीं है कि 12th में आ गया तो मैं अब बीच में 11th भी लेके चल रहा हूँ, 12th भी लेके चल रहा हूँ, दोनों को एक साथ मिला दूँगा, कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर ये नहीं है कि अगर आपका बैकलॉग क्रिएट हो गया है या आपने एक क्लास में अच्छे से पढ़ा नहीं है तो आपका कुछ हो नहीं सकता। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग मुझसे शिकायतें करते रहते कि भैया मेरा 11th नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं, 12th में कैसे पढ़ूंगा। तो मैं तो यही एक चीज़ बोलूँगा कि अगर 11th में जैसा भी किया है कोई बात नहीं, अगर 12th करने बैठ रहे हो तो 12th को सीरियसली लो, उस गलती को दोबारा मत दोहराओ जो दोबारा तुमने 11th में कर चुकी है। और ऐसा भी नहीं है कि 12th में हो तो अब 11th छूट गया है, क्या करेंगे, मौका मिलता है वो सही करने का, रिवीजन करने का टाइम मिलता है, पर टारगेट ये होना चाहिए कि अभी जिस क्लास में है उस क्लास को इतने अच्छे से कर लें कि सिर्फ 1-2 बार रिवाइज़ करने से वो चैप्टर अच्छे से याद हो जाए हमें। ऐसा नहीं हो कि पढ़ने के बाद पता ही नहीं चल रहा है, दोबारा पढ़ने बैठे तो क्या पढ़ा है हमने, दोबारा पढ़ने की नौबत आ जाए। तो फिर 12th मैंने अच्छे से पूरा कंप्लीट किया। टेस्ट सीरीज़ PW में ही बहुत सारे दिए, ऑनलाइन क्वेश्चंस किए, DBPs की, और वो करने के बाद जब 12th मेरा ख़त्म हो गया था, मेरा आई थिंक दिसंबर या जनवरी-फरवरी के अराउंड 12th का सिलेबस ख़त्म हो गया था। और मेरे टाइम पे नीट का एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में, तो अब फरवरी तक हो गया 12th। फिर मुझे अब 11th पढ़ने की ज़रूरत है। 12th ख़त्म करने के बाद मैंने एक बिना 11th को रिवाइज़ किए 11th का एक टेस्ट दिया, जिसके बाद उसमें मेरे 720 में से उस मॉक टेस्ट में आए थे 500 मार्क्स के राउंड आए थे। सुनने में तो बहुत ही डिमोरलाइजिंग है कि 500 मार्क्स आ रहे हैं 720 में से, पर मुझे इस बात का रियलाइजेशन था कि अभी मैंने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी है और मैं बिना रिवीजन किए 11th का टेस्ट दिया है, इसलिए 500 आया है। लकीली मैं इस बात से खुश था कि 500 आ गए एटलीस्ट, क्योंकि बिना पढ़े अगर किसी चीज़ में कच्चे हैं, वो चीज़ अच्छे से तैयार नहीं और रिवाइज़ भी नहीं किया है, फिर भी टेस्ट देके अगर 500 उसमें आ गए हैं तो मुझे लगा ठीक है, पढ़ के अच्छा मार्क्स हो सकता है इसमें भी। फिर मैंने 2 महीने 11th का रिवीजन किया अच्छे से, तो उसके बाद मेरा 11th भी अच्छा हो गया, 12th भी अच्छा हो गया, दोनों की प्रिपरेशन अच्छे से हो सकी थी। अब करना क्या था, बस मॉक टेस्ट देने थे, रिज़ल्ट देखने थे, मॉक टेस्ट देने थे, रिज़ल्ट देखने थे। धीरे धीरे मेरे मार्क्स इंप्रूव होते गए। शुरू में जब मैं मॉक टेस्ट देता था 6 मार्क्स मेरे 600 के राउंड आते थे, धीरे धीरे इंप्रूव होकर 650 तक आए, और नीट एग्ज़ाम के पास आने तक वो 680 मार्क्स तक भी हो चुके थे। तो फिर भी मुझे ऐसा नहीं था कि 680 मार्क्स आ रहे हैं तो मैं डिमोरलाइज़ हो जाऊं कि 720 क्यों नहीं आ रहे हैं। टारगेट तो मेरा शुरू से ही वैसे 720 का ही था। मैं सोचता था कि एम्स दिल्ली कॉलेज में जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली एम्स दिल्ली में हो नहीं सका, पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक कॉलेज में नहीं हुआ तो आप उतना कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं। मैं फिर भी खुश हूँ कि मुझे एम्स पटना कॉलेज मिला है, जो कि बहुत लोग इस कॉलेज को पाने से मिस कर जाते हैं। तो कॉलेज से डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, पन्ना तो एट लास्ट डॉक्टर ही है। और यही बात थी कि लास्ट में जब मेरे मार्क्स 680 आ रहे थे, फिर भी जब मैंने नीट एग्ज़ाम देने गया था, मैं इस कॉन्फिडेंस में गया था कि मैं आराम से 700 के ऊपर मार्क्स तो स्कोर कर लूँगा। और जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, मेरे 665 मार्क्स आए थे और 2246 ऑल इंडिया रैंक थी। और अभी फ़िलहाल तो बस यही है। ठीक है। और हालांकि बहुत सारी चीज़ों को
आर्यन ने अभी एक्सप्लेन किया, और मैं 1 बाय 1 करके क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी लोगों को, ठीक है, बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आर्यन, आप विस्तार पूर्वक सबसे पहले आप बताना कि जो 10th की लाइफ थी, जो 10th की जर्नी थी, ठीक है, उसमें आपका कितना परसेंटेज रहा, अब 10th की जर्नी को आपने कैसे कंप्लीट किया, और आपके परसेंटेज का जो आपने कितना फोकस पूरा किया, कैसे 10th के बारे में चीज़ों को बताना, फिर आफ्टर 12th के बारे में चीज़ों को बताना। उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आपसे करते जाएंगे, उसके जवाब आप देते जाइएगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो 10th की जर्नी रही, आपका कितना परसेंटेज रहा, उसके लिए क्या क्या, उसमें कुछ मार्क्स का भी कुछ साइंस में कुछ मार्क्स भी आपका गलत चेक हुआ था, आपने उसको रीचेक किया। थोड़ा सा इन कहानियों को हम सभी लोगों के बीच बेटा शेयर करना। तो 10th वाली जो कहानी, कैसे आपने प्रिपरेशन किया, कैसे हम लोगों के ऑनलाइन सारी चीज़ें चलती थी, इसके बारे में। 9th में क्या था कि मैं स्कूल और कोचिंग ही ज्वाइन किया था 10th में। अब 9th में क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं कि पढ़ते हैं, समझ नहीं आता है, भैया पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। मेरे साथ क्या था कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं मोस्टली कोशिश करता था कि वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वहीं पे समझ लूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप खुद से पढ़ने जाओगे, फिर खुद से समझोगे, खुद से सवाल लगाओगे। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम अब मुझे नहीं पता मैं किस हद तक दूसरों के साथ रिलेट कर सकूं, पर स्कूल में मुझे उतनी दिक्कत आई नहीं है पढ़ाई में। मैंने स्कूल में मोस्टली यही होता था कि टीचर्स पढ़ाते थे, मुझे समझ आ जाता था, और मैं उन्हीं के साथ अगर मेरे डाउट्स होते थे तो मैं क्लियर कर लेता था। मैंने 9th में यूनिक कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन की थी, जिसमें रवि सर ने भी मुझे मैथ में बहुत पर्सनली गाइड किया था। और फिर उसके बाद जब मैंने 10th का बोर्ड एग्ज़ाम्स दिया तो मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स तो बहुत अच्छे गए। मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो मैथ में 98 मार्क्स आए, पर जब मैंने साइंस के मार्क्स देखे अपने तो 100 में से 80 मार्क्स थे सिर्फ। तो मैं उस बात से डिसअपॉइंट था कि 80 क्यों थे, पर डिसअपॉइंटमेंट के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी था कि 80 मार्क्स तो मेरे नहीं आ सकते, मैंने आंसर ऐसे लिखे हैं कि मुझे इससे बेटर मार्क्स मिल सकते हैं। तो मैंने फिर वो कॉपी अपनी रीचेक करवाने को डाली थी CBSE से। तो रीचेक करवाने के बाद मेरे मार्क्स 80 में से 93 हो गए, मतलब टोटल 13 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ। मतलब 80 में से आप 73। हाँ, पहले 100 में से 80 थे। हाँ। फिर उसके बाद जब मैंने इम्प्रूवमेंट के लिए रीचेक के लिए डाला तो 100 में से 93 हो गए। तो यही था कि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा पेपर अच्छा गया है, मुझे मार्क्स तो थोड़े बेटर आने चाहिए। फिर उसके बाद 10th का बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गया, घर पे बैठा। टोटल कितना परसेंटेज था बेटा? 96.2% आया था। 96, मतलब तो तुम ही टॉपर थे, बाकी ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अपने स्कूल से मैं ही हाईएस्ट स्कोरर था। बिल्कुल। और फिर उसके बाद 10th कंप्लीट होने के बाद CHS का फॉर्म आया। बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं और फॉर्चुनेटली मेरा उसमें हो गया। बिल्कुल, बहुत सारे तो लोग मैं प्रिपरेशन भी करते हैं, उसके बाद भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो मुझे पहले तो थोड़ा रिग्रेट हुआ कि मेरा क्यों हो गया यहाँ पे, क्योंकि नया स्कूल होता है। मैं सोच रहा था कि मेरा पुराना स्कूल ही अच्छा था, मुझे वहीं जाना है। तो शुरू में थोड़ा अपसेट हुआ मैं कि नहीं जाना है मुझको। पर फिर मुझे जब वहाँ गया मैं, और स्कूलिंग भी मैं ज़्यादा गया नहीं, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, क्योंकि स्कूल जाना पड़ नहीं रहा है तो मेरे पास अच्छा मौका है, मैं घर पे रह के अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अब बहुत लोग को ये भी होता है कि घर पे रहते हैं तो ये होता है कि कोई ना कोई काम दे ही देता है कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, और मना भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे घर से ये फुल सपोर्ट था कि तुमको जितना पढ़ना है पढ़ो, कोई काम नहीं थमाएगा। और ये भी है कि मैं जब घर पे रहता था तो मैं नीचे से हट के ऊपर रूम पे आ जाता था। ऊपर थोड़ी गर्मी होती थी, पर ये था कि यही रूम है। हाँ, इसी रूम में मैं पढ़ा हूँ। यहाँ पे कोई नहीं बुलाता। जब मैं आता था यहीं पे पढ़ता था, पूरे दिन पढ़ता था, खाने पीने के टाइम पे नीचे जाता था। तो यहाँ पे मेरा अब अगर ऊपर जाने के बाद कोई फिर वापस नीचे बुलाता नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि पढ़ रहा है छोड़ दो। तो फिर जब स्कूलिंग की ये बात रही, 11th-12th मैंने CHS से ही कंप्लीट किया, और 12th में मैंने जब बोर्ड एग्ज़ाम से उसमें मेरे 94.8% आए। स्कूल लाइफ भी मेरी 11th-12th की उतनी खास गई नहीं, पर जितने भी महीने मैं स्कूल गया दोनों साल मिला के, वो अब तक के लगता है मुझे बेस्ट स्कूलिंग ईयर रहे होंगे मेरे, क्योंकि एक अलग एक्सपीरियंस मिला था मुझे, एक अलग एक्सपोजर मिला था। यहाँ से बाहर निकला था मैं, मुझे लगा था कि बहुत कुछ है अभी सीखने को। फिर 12th कंप्लीट हुआ, और मैंने 11th-12th के रहते साथ ही पढ़ाई की थी नीट की। तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 11th मैंने पूरा वेस्ट गया था, 3 महीने में क्रैश कोर्स में 11th ख़त्म किया था मैंने। फिर 12th में मैंने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया PW का।
लक्ष्य बैच ज्वाइन करने के साथ साथ एक सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि अब बैच ज्वाइन कर लिया, उसमें वीडियोस आते हैं तो हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं कि आज वीडियो आई है, ठीक है कोई नहीं कल देख लेंगे, कल छुट्टी है कल देख लेंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है क्योंकि हमें लगता है कल ख़त्म कर लेंगे, पर वो धीरे धीरे बैकलॉग बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ समझनी चाहिए कि टाइम टू टाइम पे हर चीज़ ख़त्म करती रहनी चाहिए। जैसे मैं अगर आज वीडियो अगर अपलोड हो गया है बैच में, तो मैं कोशिश करता था कि आज रात तक एनी हो, चाहे कोई भी काम पड़ जाए मैं उसे ख़त्म ही कर लूँ, भले ही मुझे कोई और काम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, पर ये वीडियो मुझे ख़त्म करनी है। क्योंकि मैंने बहुत लोग का पहले भी सुन रखा था कि बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, तो मेरे लिए खुद भी वो एक डर था कि बैकलॉग ना क्रिएट हो जाए। मैं चाहता था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकले, और निकल भी गया। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ की बात रही तो बैच में मुझे टेस्ट सीरीज़ मिली थी, वहीं से मैं टेस्ट देता था पहले। फिर उसके बाद टेस्ट में कुछ मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं, उसको थोड़ा कैसे आप लोग करते थे उसको बताना। तो मार्क्स सबसे पहले तो जब मैंने 11th-12th ख़त्म किया तो 11th-12th ख़त्म करने के बाद मैं टेस्ट क्या होता था कि अब मैं घर से ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो कोचिंग में जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में टेस्ट देते हैं मैं नहीं दे सका वैसा। पर मैंने कोशिश की कि वो मेरे एग्ज़ाम में हिंड्रेंस ना बने। तो जो भी मेरे को सॉफ्ट कॉपी टेस्ट मिलते थे वो मैं खुद प्रिंट करवाता था, OMR प्रिंट करवाता था, और घर पे बैठ के रूम पे बैठ के 3 घंटे में कोशिश करता था कि उस टेस्ट को ख़त्म करूं, और फिर खुद ही उस टेस्ट के मार्क्स ऐड करता था, जो गलत आए हैं उसके आंसर्स चेक करता था, और क्यों गलत हुए हैं फिर उसे वेरीफाई करता था। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने टेस्ट दिया फिर सोचते हैं कि ठीक है टेस्ट हो गया, इतने मार्क्स आ गए, काम ख़त्म। ऐसा नहीं होता है। जितना ज़रूरी टेस्ट होता है उससे कई ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको वापस देखना कि हमने कोई क्वेश्चन गलत किया तो ये गलत क्यों हुआ है। मैंने अगर 3 घंटे टेस्ट दिए तो 2 घंटे मैंने उस टेस्ट को चेक करने में लगाए हैं, क्योंकि मुझे ये भी देखना था कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, और ये भी देखना होता था कि कौन से गलत किए हैं मैंने क्वेश्चन। कुछ तो सिली मिस्टेक्स भी होते हैं, उसको हमें दूर करना होता है। कभी कभी हम OMR गलत फिल कर देते हैं, इस बबल के जगह कोई और बबल फिल कर देंगे, तो ये सब मिस्टेक्स अवॉइड करनी रहती है। फिर उसके बाद अगर टेस्ट में देखें तो जैसे कि मैंने एक आकाश का हार्ड कॉपी टेस्ट निकाल के प्रिंट आउट किया था, सॉफ्ट कॉपी मुझे मिली थी, तो मैंने इसका प्रिंट आउट निकाला और इसको टेस्ट दिया। फिर इसको देने के बाद जब मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए तो इसमें 647 आए हैं 720 में से। तो धीरे धीरे ये और इम्प्रूव होता गया। और भी टेस्ट है जिसमें 662 है। तो शुरू में टेस्ट में कम नंबर आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं शुरू में ही 720 में से 720 आ जाएं। वो इम्प्रूव होता रहता है धीरे धीरे। टेस्ट है, कभी सही होता है, कभी गलत होता है, कभी लक साथ देता है, कभी नहीं देता है, पर लक से ज़्यादा तो हार्डवर्क ही आपके काम आएगा। और फिर उसके बाद जब टेस्ट सारे ख़त्म हो जाते थे, फिर भी अगर रिवीजन करने को टाइम बच रहा है तो मैं कोशिश करता था कि उस दिन कुछ न कुछ तो रिवाइज़ कर ही लूँ। लाइक अगर मेरा टेस्ट में कोई चैप्टर स्पेसिफिकली गलत हुआ है, कोई चैप्टर वीक है, तो मैं उस चैप्टर को सोचता था पूरा ही रिवाइज़ कर लूँ। मैंने नीट के टाइम पे ये भी ट्राई किया था कि कुछ चैप्टर्स के बायो में, केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में, तीनों में जो चैप्टर्स मुझे डिफ़िकल्ट फील होते थे उनके शॉर्ट नोट्स बनाता था। मैं एक A4 का शीट लेता था और कोशिश करता था उस पूरे चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस उस एक A4 की शीट पर मैं एक्यूमुलेट कर दूं, ताकि जब मुझे रिवाइज़ करना हो तो मैं बस उस शीट को देखूं और मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाए। मैंने ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स के शीट्स बनाए थे। बायो में भी बहुत इंपॉर्टेंट, फिज़िक्स में फार्मूला शीट्स बना के रखी थी, केमिस्ट्री में बहुत हेल्पफुल हुआ ये मुझे रिवाइज़ करने के लिए। तो अगर टाइम मिलता है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि छोटे फार्मूला शीट्स या शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना के रखो, ताकि रिवीजन के टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो। और बाबू मैं पूछना चाहूँगा कि आपने किस बुक से और किस नोट्स से क्या हेल्पफुल रहा, ठीक है, उन तमाम चीज़ों को आप बेटा बताना। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी कुछ बुक्स भी हैं जो आपने पढ़ा है, ठीक है, उस बुक को 1 बाय 1 करके बाबू उसको दिखाना। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आर्यन ने किस बुक से पढ़ा, NCERT कितना ज़रूरी है आपका, उसके बाद जितनी भी नोट्स है कितना ज़रूरी है, और नोट के साथ साथ आपके ऑनलाइन जो नोट्स आते हैं जो प्रोवाइड किया जाता है वो कितना आपके लिए ज़रूरी है। इन सभी मुद्दों पर हम लोग अभी चर्चाएँ करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा बेटा कि यहाँ पर बहुत सारी बुकें हैं, तो आप NCERT की इंपॉर्टेंस बताओ कि NCERT पढ़ना कितना ज़रूरी है, आपने किस बुक से पढ़ा था। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि भी आपके NCERT है,
तो हर एक बुकों को दिखाते हुए उसको 1 बाय 1 करके बेटा एक्सप्लेन करना, किस किस बुक्स में पढ़ा था और कौन सी बुक को पढ़ना एकदम ज़रूरी है और कौन सी जो आपके जो ऑनलाइन वाले नोट्स थे उससे कितना हेल्पफुल रहा। ठीक, इन सभी चीज़ों को आप लोग बेटा 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करना बेटा। तो बेटा सबसे पहले एनसीईआरटी की खासियत बताना और बुक को दिखा करके एनसीईआरटी की चीज़ों को। बुक की बात करें सबसे पहले तो अगर सब्जेक्ट वाइज जाए तो बुक से हट के जब मैं क्लासेस करता था तो क्लासेस में क्या होता था कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो तो इम्पोर्टेंट होता है, कुछ भी मिस नहीं करना है एट एनी हाउ। हम खुद डिसाइड जज करने लग जाते हैं कि ये ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ये कम पढ़ा रहे हैं। एटलीस्ट जिस टीचर से हमें पढ़ रहे हैं हमें उन पर पहले ट्रस्ट करना होता है कि हाँ वो पढ़ा देगा। कोई नीट में मोस्टली सिलेबस में होता है कि कोई टीचर किसी टॉपिक को इस चैप्टर में पढ़ाता है, कोई टीचर उसी टॉपिक को दूसरे चैप्टर में पढ़ाता है, तो वो कॉन्फिडेंस थोड़ा खुद के टीचर पे रखना होगा कि हाँ वो पढ़ा देंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो पढ़ा रहे हैं वो समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमें खुद पे कॉन्फिडेंस रख लिया कि ठीक है ये नहीं समझ आया तो खुद से किताब से पढ़ के समझ लेंगे। अगर टीचर से नहीं समझ आ रहा है कोशिश करो किसी और सोर्सेस पढ़ के समझने की, पर वो समझो पहले, क्योंकि छोड़ने से कुछ नहीं होगा उस टॉपिक को। क्या पता जो चीज़ छोड़ के जा रहे हैं वही एग्ज़ाम में आ जाए, तो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। हमारे हाथ में बस इतना ही है कि पढ़ें हर चीज़ और उसको एटलीस्ट समझ के याद रख सके। फिर उसके बाद अगर सब्जेक्ट वाइज बुक्स पे जाएं तो मैंने फ़िज़िक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेक्चर के नोट्स ही होते हैं। मैं कोशिश करता था कि नोट्स खुद से बनाऊं, मैं प्रिंटेड नोट्स नहीं पढ़ता था, क्योंकि खुद के लिखे हुए नोट्स से ये रहता है कि एक पिक्टोरियल इमेज याद होती है। हमें लगता है कि ये चीज़ हमने यहाँ लिखी है। मुझे खुद ऐसा मैंने फ़ील किया है कि जो चीज़ें मैं नोट्स बनाता था मुझे माइंड में याद रहता था कि मैंने ये चीज़ यहाँ लिखी है, तो वो चीज़ मुझे याद आ जाती थी तुरंत। लेकिन अगर वही किसी और के लिखे हुए नोट्स या प्रिंटेड नोट्स लेके हम लोग याद करेंगे तो किताब की तरह ही हो जाएगा, रटने जैसा, इससे वो याद नहीं होता है। तो तीनों सब्जेक्ट के नोट्स मैं खुद बनाता था लिख के, फिर उन्हें ही रिवाइज़ करता था। मैं प्रिंटेड नोट्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं करता था। फिर बुक्स पे आते हैं तो फिज़िक्स में क्लास मटेरियल्स ही मुझे मिलते थे, मैं उन्हें मोस्टली सॉल्व करता था। डीपीपी मिलती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते थे, और रही बात कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की फ़िज़िक्स की, तो मैंने एक बुक ले रखी है। इसमें से भी मैंने उतने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाए नहीं थे। अरिहंत की DC पांडे की नीट ऑब्जेक्टिव फ़िज़िक्स, ये बुक मैंने पढ़ी है थोड़ी बहुत। अब ऑनेस्टली बोलूँ तो उतनी ज़्यादा मैंने सॉल्व नहीं की है। मैंने और भी सोर्सेस ऑनलाइन मुझे मिले थे फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस के, मैं वहाँ से सॉल्व कर लेता था। और टेस्ट देते देते बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं नए नए, वहाँ से भी हमें प्रैक्टिस हो जाती है। अगर जनरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो क्लास में मटेरियल मिल रहा है हमें वो सॉल्व करना, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ करो ना करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करना है, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, वो लोग बस न्यूमेरिकल डेटा बदल देते हैं और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। तो फिज़िक्स में मोस्टली यही करता था। फिज़िक्स में एनसीईआरटी पे तभी जाना है जब चैप्टर स्ट्रांग हो जाए, पूरा फिज़िक्स ख़त्म हो जाए। एनसीईआरटी भी इम्पॉर्टेंट है फिज़िक्स की, क्योंकि नीट में फ़िज़िक्स से कुछ 2 या 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, और वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी के होते हैं। तो नीट में फ़िज़िक्स एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन तब पढ़ो जब तुम्हारा फ़िज़िक्स थोड़ा कंप्लीट हो गया है। और अगर वो फ़िज़िक्स का थ्योरी पोर्शन भी पढ़ लेंगे तो वो ऑब्वियसली मतलब फ़िज़िक्स में 100% आना तो श्योर है। जैसे कि एग्जांपल में कुछ चैप्टर अगर मैं बताऊं, फ़िज़िक्स में 12th में वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स में भी थ्योरी पोर्शन दे रखा है बहुत, जो कि न्यूमेरिकल में नहीं पढ़ाते हैं। तो अगर वेव ऑप्टिक्स अच्छे से पूरा पढ़ रखा है तो फिर थ्योरी हम लोग पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी की। फ़िज़िक्स के बाद केमिस्ट्री पे जाए तो केमिस्ट्री हमारा 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास नोट्स इंपॉर्टेंट होते थे। क्लास नोट्स में मैं बहुत क्लास नोट्स पे ही फोकस करता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। फिर उसके बाद फ़िज़िकल केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं मोस्टली। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में 12th के कुछ फ़िज़िकल केमिस्ट्री में थोड़े बहुत थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं, तो पहले जो न्यूमेरिकल पोर्शन हो जाए फिर उसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं 12th के केमिस्ट्री का। और इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक कुछ करो ना करो, सबसे इम्पॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ऐसा लगता है याद करना मुश्किल है, पर वो याद करना ही पड़ता है। मुझे पर्सनली इनऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं पसंद थी, फिर भी मैंने बहुत चीज़ें इनऑर्गेनिक में याद करके गया था और मेरा इनऑर्गेनिक भी ठीक ठीक गया था। दोनों केमिस्ट्री कंपैरिजन में इनऑर्गेनिक अच्छा नहीं गया था, पर ठीक गया था। फिर उसके बाद बायो की बात करें तो बायो में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी। लोग कहते हैं बायो की एनसीईआरटी नीट के लिए बाइबल है। अगर बायो की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो कुछ भी पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के छोटे से छोटे पैराग्राफ में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी रखी होती है कि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एक बार पढ़ो, पढ़ लिया, समझ आ गया, कुछ नहीं समझ आया, दोबारा पढ़ो तो उसी चैप्टर में उसी जगह पे इतनी सारी नई इन्फॉर्मेशन वापस दोबारा देखने को मिलती है। रियलाइज़ होता है कि पहले बार में तो हमें दिखा ही नहीं था ये सब। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बायो का एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हो जाने के बाद, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेने के बाद क्वेश्चंस, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ज़्यादा पुराने 1990s के 2000s के ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो लोग एनसीईआरटी के बाहर भी देते थे। अब तो मोस्टली एनसीईआरटी ओरिएंटेड आता है। तो एनसीईआरटी का जो पूरा थोरोली बायो पढ़ना है और एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बायो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और कहीं से भी अगर जहाँ से भी सोर्स मिल सके, ऑनलाइन ऑफलाइन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो वो ज़रूर लगाने हैं। मैंने एनसीईआरटी के अपने बायो एनसीईआरटी के लिए एमटीजे की एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स यूज़ की थी। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिया था और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए थे, तो मैंने ये पर्सनली सॉल्व किया था। और फिर जब हम लोग टेस्ट देते हैं तो उसमें भी तो क्वेश्चंस बहुत सारे मिल ही जाते हैं। तो यही मेरी बुक्स थी, इसे मैंने पढ़ा था, इससे ज़्यादा कुछ और मटेरियल मैंने यूज़ नहीं किए थे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बुक्स के बारे में किस किस बुक्स का बच्चे ने यूज़ किया था। बाकी का कहना कि जो हमारे ऑनलाइन के जो सारे कंटेंट होते थे और जितने क्वेश्चन पेपर कराए जाते थे उन सभी को बच्चे ने किया। और अब मैं अगली जर्नी पर अगर मैं पूछना चाहूँ क्वेश्चन, तो बाबू आप इसको थोड़ा बताना कि जब आपकी काउंसलिंग हो रही थी तो 720 में से कितना पाए थे आप? 662। 600, हाँ 662 था। अच्छा 65 था। इसको कितना रैंक मिला था ओबीसी में, जनरल में कितना रैंक था? थोड़ा सा काउंसलिंग प्रोसेस की क्या प्रक्रिया है कि अगर कोई बच्चा अगर लेता है काउंसलिंग तो काउंसलिंग प्रोसेस की क्या प्रक्रिया है? उसके बाद जब एडमिशन्स हुआ तो उसके बाद जब कॉलेज में गए तो कॉलेज का क्या एटमॉस्फेयर्स रहा, वहाँ के टीचर्स कैसे सहयोग किए? ठीक है, कुछ टीचरों को आप नाम भी ले सकते हैं जो टीचर्स आपके सहयोग किए। उसके बाद आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, फिर सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ। सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद आपका गाँव में क्या कैंपेन, क्या उसको बोलते हैं, कैंपेन भी लगा। ठीक है, तो उन सारे अनुभवों को शेयर करते हुए बेटा थोड़ा सा इसके बारे में बताना कि काउंसलिंग से लेकर के जो कॉलेज लाइफ में गए, ठीक है, उन सारे अनुभवों को सभी बच्चों की भी शेयर करना बच्चों। तो नीट एग्ज़ाम देने के बाद एक तो ये था कि हाँ, मैंने शुरू से ही टारगेट कर रखा था कि एम्स दिल्ली जाना है। फिर जिस दिन रिज़ल्ट आया था मेरा, उस दिन थोड़ा खुश भी था, डिसअपॉइंटमेंट भी था कि कोई नहीं, एम्स दिल्ली नहीं निकला, पर एटलीस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए, इस बात की खुशी थी मुझे। फिर उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हुई। तो काउंसलिंग में ये होता है कि ऑनलाइन वेबसाइट से काउंसलिंग होती है, हमें वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, कॉलेज प्रेफरेंसेस चूज़ करने होते हैं, अपने कॉलेज प्रेफरेंस वाइज सेलेक्ट करने होते हैं कि इस कॉलेज में, फिर दूसरा इस कॉलेज का प्रेफरेंस है, तीसरा इस कॉलेज का प्रेफरेंस है, और फिर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट कॉलेज में रैंक के अकॉर्डिंग एडमिशन हो जा रहा है तो वो मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा। अगर उसमें एडमिशन नहीं हो पा रहा तो सेकंड कॉलेज देखेंगे, उसमें रैंक वाइज अगर हो जा रहा है तो उसमें अलॉटमेंट हो जाएगा। तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलता है हमें, अगर प्रेफरेंशियली उस कॉलेज के लिए उतना रैंक आया है तो एम्स पटना में मेरा एडमिशन हो गया फाइनली। फिर वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। तो काउंसलिंग में भी 3 से 4 राउंड होते हैं एडमिशन के। मेरा सेकंड राउंड में एम्स पटना मिल गया था। तो सेकंड राउंड में जब मैंने एम्स पटना जाके एडमिशन करवाया तो वहाँ पे क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी मेरी। तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले तो नया इन्वायरमेंट था, पूरा फाउंडेशन क्लासेस चल रही थी, अलग ही फील हो रहा था। और एक तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, तो हम लोग फ्रेशर्स भी होते हैं, जूनियर मोस्ट स्टूडेंट होते हैं, तो हमसे ऊपर सीनियर्स भी होते हैं, तो थोड़ा बहुत हर कॉलेज में सीनियर जूनियर इंटरेक्शन तो होता है। फिर उसके बाद कॉलेज में ये होता है कि सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, एंजॉय भी करना होता है। अभी 11th 12th बहुत पढ़ के आ लिया,
ऐसा बहुत लोग के साथ होता भी है कि पढ़ के तो आ लिया, आप थोड़ा घूमते फिरते हैं, तो दोनों चीज़ हैंडल करनी होती है कि पढ़ाई भी करनी है, घूमना फिरना भी है, एंजॉय भी करना है, कि कॉलेज लाइफ ही मेमोरेबल लाइफ, एक पूरी लाइफ का मेमोरेबल पार्ट बनता है। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर पर मेरा पूरा गया अच्छे से। फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, कई सारे प्रोफेसर कॉलेज में, स्ट्रिक्ट प्रोफेसर्स भी मिलते हैं, पोलाइट प्रोफेसर्स भी मिलते हैं, फ़नी प्रोफेसर्स भी मिलते हैं, वो लोग भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। फिर मेडिकल कॉलेज में हायरार्की सिस्टम भी होता है, प्रोफेसर्स के बाद रेसिडेंट्स भी होते हैं, जूनियर रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट, उसके बाद हमारे सीनियर्स होते हैं, हम होते हैं। तो मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद बहुत चीज़ें रियलाइज़ हुई कि लाइफ ऐसी होती नहीं है जैसे हम लोग 11th-12th में सोचते हैं। हमें लगता है कि 11th-12th पास कर लिया, फिर उसके बाद कॉलेज में मज़े ही मज़े, अब तो लाइफ सेट है, डॉक्टर बन गए। पर कॉलेज जाने के बाद पता चलता है कि 11th-12th का जो भी पढ़ा था वो हमारे कॉलेज का 10% भी नहीं होता है। इतना सब कुछ एक साथ एक्यूमुलेट होता है दिमाग में, सब पढ़ना पड़ता है, सब याद करना पड़ता है। कितना भी पढ़ लो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले रात भर जागना ही पड़ जाएगा। मेरे साथ पर्सनली ये हुआ है कि मैं एग्ज़ाम पढ़ने के लिए रात में 4-5 बजे तक सोया हूँ। फिर नेक्स्ट डे 9 बजे से 10 बजे से एग्ज़ाम है, 5 बजे सो गए, फिर 9 बजे उठो, तो ये सब आदत डालनी ही पड़ती है। और फिर फर्स्ट ईयर मैंने पास किया। उसके बाद फर्स्ट ईयर पास आउट होने के बाद अब मैं करेंटली सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर, और बस यही है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखें कि पूरी जो जर्नी है सेकेंड ईयर तक हो गई। और थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कि जो सेकेंड ईयर आपका कंप्लीट हो गया, इसमें बीच में आपने जो कैंपेन लगा था उसको थोड़ा सा अनुभव को बताना। जो कैंपेन था, जो गांव-गांव में जा कर के चीज़ें हम लोग देखे थे, उसके बारे में थोड़ा बताना, कैसा अनुभव रहा? फर्स्ट ईयर में तो वैसे सिर्फ नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब एकेडमिक सब्जेक्ट, सिर्फ क्लासेस जानी है, पढ़ना है, आना है, प्रैक्टिकल करना है। सेकेंड ईयर जाने के बाद थोड़ा हॉस्पिटल में पोस्टिंग भी लगती है कि 3 घंटे हमारा हॉस्पिटल जाके क्लिनिकल पोस्टिंग लेना होता है, पेशेंट का हिस्ट्री लेना सीखना होता है। सेकेंड ईयर में ही पोस्टिंग स्टार्ट होती है। तो जब सेकेंड ईयर में मैं जाके पोस्टिंग हुआ तो पहला एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। ऐसा लगा कि अब जेन्युइनली हम कुछ करने वाले हैं ऐसा जिससे लोगों का भला होगा। वहाँ पे बहुत सारे किस्म के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वहाँ देखते हैं तो हमें लगता है काश हम कुछ कर सकते, पर वो अब हमारे हाथ में तो फ़िलहाल होता नहीं है। हमें ज़्यादातर यही सिखाया जाता है कि पेशेंट्स की हिस्ट्री लेनी है, सीनियर्स को सुना, अपनी हिस्ट्री बतानी है कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। और एक हॉस्पिटल जाने के बाद अलग ही रेपुटेशन फ़ील होती है कि हाँ, वाइट कोट पहना है, वाइट कोट पहन के अंदर जा रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कहीं भी जाओ, कुछ भी पढ़ो। और फिर उसके बाद अब सेकेंड ईयर में आने के बाद कई जगह तो एनएमओ के द्वारा हमारे यहाँ कैंप भी लगे हैं, हेल्थ कैंप्स गांव में। वहाँ भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे ये होता है कि संडे के दिन पे पूरे सुबह से लेकर शाम तक गांव में कैंप लगा होता है, हेल्थ कैंप, प्राइमरी स्कूल में या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे। वहाँ जाके हमें पेशेंट्स देखने होते हैं, नॉर्मल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है। अब हमारे साथ सीनियर्स भी होते हैं हमें गाइड करने के लिए कि कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, कौन सी नहीं करनी है, या कौन से मेजर मोस्ट कॉमन क्या क्या बीमारियाँ हमें देखने को मिल रही हैं वहाँ पे, गाँव में क्या क्या मोस्टली लोग बीमारियों के साथ आ रहे हैं, तो ये सब हमें सीखने को मिलता है वहाँ पे। बहुत अच्छा आर्यन। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पूरी स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ तक की पूरी जर्नी आर्यन ने आपके साथ शेयर किया। और मैं चाहूँगा बच्चों कि अगर आपका भी सपना हो डॉक्टर बनने का, तो मैं बता दूं बाबू कि आपको बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको लगता होगा कि नहीं, कि हम सपना पाल लेते हैं कि सर डॉक्टर बनने का, ठीक है, सपना पाल लेना ही आपको डॉक्टर नहीं बना सकता। अगर मैं बात करूं कि अगर आर्यन की ही मैं बात करूं कि फ़ीस को लेकर के, तो मैं आपको प्रत्यक्ष मैं बता देता हूं कि जो आपका एम्स पटना उसमें कितनी फ़ीस लगती है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा फ़ीस के बारे में बताना कि अगर बच्चा, अगर मान लीजिए इसको अच्छा कोई कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तो उसकी कितनी फ़ीस लगती है। अगर मान लीजिए प्राइवेट करना चाहता, अगर ढंग का कॉलेज नहीं मिला, मार्क्स नहीं है प्राइवेट, तो उसकी कितनी फ़ीस लगती है। इसको बेटा अपने मुख से ही बेटा हम सभी लोगों के बीच इसको शेयर करना फीस के बारे में। एक स्टीरियोटाइप होता है मेडिकल फील्ड के लिए सारे पेरेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, कि अगर मेडिकल में ले लिया तो बहुत खर्चे होंगे, बहुत फ़ीस है, पढ़ाने में बहुत पैसे जाएंगे। तो ये सुनने में थोड़ी हैरानी होगी कि मेरी एम्स पटना की कॉलेज फ़ीस पढ़ने की और रहने की पूरे 5 ईयर कोर्स की जो पूरी फ़ीस है 5800 है सिर्फ। मतलब कि आपको रहने और पढ़ने के लिए
5,800 रुपये से एक भी रुपये ज़्यादा नहीं देने होंगे एम्स पटना के लिए, या किसी भी एम्स में आप चले जाएँ पूरे कोर्स के लिए। पूरे कोर्स के लिए लगभग 6,000 ही बोल लेते हैं, क्या ही नुकसान है उसमें भी। 6,000 से ज़्यादा एक भी रुपये नहीं देने पड़ेंगे। ये है एम्स पटना की या किसी भी एम्स की, ऑल ओवर इंडिया कोई भी एम्स चल जाए उसकी फ़ीस है। और बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में चल जाएँ तो उसमें भी फ़ीस होती है, इससे ज़्यादा ही होती है ऑब्वियसली, पर वो भी उतनी ज़्यादा नहीं है कि लोग सोचें कि बहुत फ़ीस लग रही है। कॉलेज में पढ़ना है तो फ़ीस तो लगेगी ही। पूरे कोर्स की लाखों में लग सकती है, एट मोस्ट 2 लाख 3 लाख इतना ही। लेकिन अगर बात करें कि अगर नीट का एग्ज़ाम अच्छे से नहीं जा रहा है, प्राइवेट लेना पड़ रहा है, प्राइवेट कॉलेज, तो उसमें फ़ीस लगती है, अच्छी खासी फ़ीस लगती है, करोड़ों तक रुपए जा सकते हैं। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो बहुत फ़ायदे हैं, पढ़ाई के भी फ़ायदे हैं, पैसे के भी फ़ायदे हैं और एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा है। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने देखा कि अगर आपको कोई मान लीजिए एम्स मिलता है तो आपने देखा कि 5 साल की 5.5 साल की जो फीस है मात्र 5,800 रुपये लगभग अगर देखा जाए तो 6,000 से अधिक आपको नहीं देना है। लेकिन अगर बच्चों आपको अगर प्राइवेट अगर आप कहीं एडमिशन्स लेके हो तो आपने देखा कि यार करोड़ों लग सकते, कम से कम 80 से 90 लाख तो हमने खुद सुना था कि नहीं, अगर आप किसी प्राइवेट में अगर जाते हैं तो 80 से 90 लाख तक आपकी फ़ीस लग सकती है। और मैं बता दूं कि अब पहले कुछ लोग पहले होता था क्या कि नीट की प्रिपरेशन करने के लिए भी लोग जाते थे तो लाखों रुपया एक कोचिंग वाले लूटते थे। बहुत सारे कोचिंग वाले सर लाखों रुपया लूटते थे बस नीट की प्रिपरेशन कराने के लिए। वो भी अगर बच्चे का ढंग से नहीं निकला, अगर उसको प्राइवेट अगर उसको करना ही है, MBBS करना ही है तो उसको प्राइवेट अपना एडमिशन्स लेता था और उसको 80 से 90 लाख लगभग आपके करोड़ों रुपए, सोच लीजिए MBBS की डिग्री लेने उसको करोड़ रुपए तक उसको फूकना पड़ जाता था। ठीक है, इतना आपको जाली इतने पैसे लग जाते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे कहूँगा कि अगर 720 में से अगर आप ढंग का, ठीक है, अगर मान लीजिए 700 या 700 से पार 715 ऐसे कुछ अगर नंबर्स लाते हैं, ठीक है, तो अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूँगा आर्यन आप ही से कि एम्स दिल्ली, जो आपका एम्स दिल्ली है, उसमें बेटा कितनी सीट होती है, उसमें एडमिशन्स पाने के लिए बच्चों को कितना 720 में से कितना लाना पड़ेगा कि एम्स दिल्ली में एडमिशन्स हो जाएगा? थोड़ा सा एम्स दिल्ली के बारे में बताना। मेरे कॉलेज में तो 125 सीटें हैं। एम्स दिल्ली में भी पहले 125 सीटें थी, अब शायद बढ़ के 137 सीटें हो गई हैं। तो अभी तो नीट का कंपटीशन एवरी ईयर इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, पेपर का लेवल भी थोड़ा बहुत गिरते जाता है और कंपटीशन बढ़ते जाता है। तो एम्स दिल्ली में अगर एडमिशन लेना है तो प्रोबेबली 720 में से 700 के ऊपर मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, पर मैं अगर ऑन एन एवरेज बात करूँ तो 700 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तभी एम्स दिल्ली आपका कंफर्म है। 700 से नीचे आने पे एम्स दिल्ली तो मुझे नहीं लगता अभी मिलेगा। और हाँ, ये बात तो सच है कि इंडिया का टॉप मोस्ट रेपुटेड कॉलेज एम्स दिल्ली ही है, वहाँ से पढ़ने का एक्सपीरियंस ही अलग है। तो अगर सच में एम्स दिल्ली जाने का मौका पाना चाहते हैं तो 700 से ऊपर ही स्कोर करना पड़ेगा, उसी का टारगेट रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसा आप लोगों ने देखा कि भाई एम्स दिल्ली पाने के लिए आपको 720 में से आपको 700 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जाके आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है। और उसमें भी फ़ीस का अगर बात करें तो उसमें वो भी तो आपका MC है, तो उसमें भी फ़ीस आपका 5,800 रुपये है। आप लोग नेट पर अगर चेक करना चाहते हैं तो एम्स दिल्ली का जो है पूरा आप नेट पर अगर सर्च मारेंगे तो सब कुछ आपको डाटा पूरा मिल जाएगा, सब लिस्ट मिल जाएगी कि कितना आपका 5.5 साल का जो कोर्स होता है MBBS का, उसमें कितना आपका खर्च आएगा। 5,800 रुपये ही आएगा, इससे अधिक आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बच्चों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग अगर डॉक्टर का अगर सपना बनाए हो तो क्यों ना, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करके आप 700 प्लस लाओ, आपको एम्स दिल्ली मिले। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो अपना सपना बनाए हो उसके लिए आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। और जो बीइंग अ टीचर्स बच्चों, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बीइंग अ टीचर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, अगर किसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, ठीक है, जो कि अपना बड़ा सपना बना करके चीज़ों को पढ़ाई कर रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चों मैं बता दूं कि पढ़ाई में तो बहुत सारे बच्चे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे पढ़े जो कि बहुत सारे अच्छे थे। इस आर्यन की मैं खासियत बता रहा हूं आप सभी लोगों को कि ये शुरू से ही आपका पढ़ने में अच्छा था। और मैं बता रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट में नहीं, इसका हर एक सब्जेक्ट अच्छा था, चाहे मैथ्स हो, चाहे वो आप अगर
हम लोग जब सेंट जोसेफ में आए थे तो इस समय बच्चा क्लास 8 में था उस समय आर्यन, ठीक है। इसका हर एक सब्जेक्ट में आपका अच्छा था, ठीक है। मैथ्स में, उसके बाद बायोलॉजी, फिजिक्स, इसका बाकी हिंदी से लेकर के जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में ये बच्चा आपका अच्छा था, ठीक है। इसका टारगेट था कि हमको लाइफ में, ठीक है, बनना है, कुछ तो बनना है, ठीक है। ये आपका पहले से डिसाइड कर लिया था, बनना कुछ है तो बहुत अच्छा करना था। और हर एक सब्जेक्ट को बहुत ईमानदारी पूर्वक पढ़ना, ठीक है। जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता तो स्कूल में पढ़ने के बाद वहीं पे समझना और घर आकर के पूरा अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है, अच्छे से। और इसका पूरा टारगेट रहता था कि हम क्लास में अगर फर्स्ट आ रहे हैं तो फर्स्ट ही आए। इसका हमेशा क्लास में फर्स्ट रैंक भी रहती थी। अगर हम देखें तो अगर 800 का नंबर मान लीजिए आपका हो रहा है, 800 का पूरा आपका एग्जाम 8 सब्जेक्ट होते थे, 800 का हो रहा है, तो 800 में से कितना मार्क्स आता है, थोड़ा सा आप ही बताना बेटा। तो 720 मिनट ना। नहीं, वो वाला मैं स्कूल लाइफ की बात करूँ, क्लास 8 की बात कर रहा हूँ, उस समय की बात करूँ तो अब कितने स्कूल के तो नंबर्स याद नहीं है मुझे, 8 के तब भी मतलब 90% के ऊपर ही मार्क्स आते थे मेरे पूरे सब्जेक्ट मिला के। तो एक एक्यूरेट नंबर अब याद नहीं है क्योंकि बहुत पहले की बात है। पर यही बोलूँगा कि अब बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाँ इतने घंटे पढ़ो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, ये करो। सबका अपना पढ़ने का तरीका होता है, कोई रात भर पढ़ता है, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है। और सच बोलूँ तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम पढ़ते रहो लगातार 22 घंटे 20 घंटे तभी कुछ होगा। बस इतना कहूँगा कि खुद से ऑनेस्ट होना पड़ता है कि हाँ हमें ये जो पढ़ रहे हैं वो हमें आ रहा है। खुद से अगर ऑनेस्ट रहेंगे तो वो तो खुद की बात होती है। अब ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं 20 घंटे पर समझ कुछ नहीं आ रहा है, और अगर कोई 6 घंटे भी पढ़ के सब समझ जा रहा है तो उसके लिए भी उतना बहुत आसान है, अगर कोई 20 घंटे पढ़ के नहीं कोई मतलब निकाल पा रहा है तो भी। अच्छा, एक बताना कि जब आपका नीट का एग्ज़ाम देना था उस समय आप कितने घंटे स्टडी करे थे? 24 घंटे। तो आप इसलिए ऑनेस्ट बताना सबको। मेरा अगर काउंट किया जाए तो डेली का शेड्यूल ये होता था कि सुबह मैं उठता था 9-10 बजे, फिर उठने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ता था, शाम तक ऐसे पढ़ता था, बीच में लंच ब्रेक हो गया, थोड़ा रेस्ट हो गया। पढ़ने के बाद रात में वीडियोस देखता था रात में, और डीपीपी आती थी 20 क्वेश्चंस की, दो सब्जेक्ट की 2 वीडियोस आते थे एक दिन में, 2 सब्जेक्ट के, और दोनों सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चंस के डीपीपी आते थे। वो सॉल्व करके मैं रात को 1-2 बजे सोता था। 1-2 बजे सोने के बाद 9 बजे उठना, फिर वही डेली लाइफ का शेड्यूल। सबसे बड़ी बात कि ऐसा नहीं सोचना होता कि नींद कॉम्प्रोमाइज़ करनी होती है। जब तक अगर नींद हमारी पूरी नहीं होती है, माइंड फोकस नहीं कर पाता है। 2 दिन तक लगता है हाँ नींद नहीं आ रही, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर लॉन्ग टाइम तक देखा जाए तो फिर वो एग्ज़ाम में याद नहीं रहता है। और मेरे कॉलेज में लाइफ एग्जांपल एक यही है कि मेरा एक दोस्त था, अभी कॉलेज में एग्ज़ाम पढ़ने के लिए उसने पूरी रात सोया नहीं, 2 घंटे या 3 घंटे की नींद ली थी। एग्ज़ाम में उसे नींद आ रही थी, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, उसका उतना पूरा रात पढ़ने के बाद भी उसका एग्ज़ाम बेकार गया। और मैं था कि मुझे ये था कि मुझे सोना है, तो मैं जो सो गया था, जल्दी सो गया था। 5-6 घंटे सोने के बाद मैं उठा था, मेरा एग्ज़ाम मैंने उससे कम पढ़ा था, फिर भी मेरा एग्ज़ाम उससे बेटर गया था। तो नींद अपनी पूरी करनी होती है, ऐसा नहीं कि नींद कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ाई करो। पर हाँ बस जितना भी पढ़ो ऑनेस्टली पढ़ो कि हाँ पढ़ रहे हो जेन्युइनली। किसी को दिखाना नहीं है हमें कि हाँ पढ़ रहे हैं, किसी को प्रूफ नहीं करना है अपने। और एक्चुअल रिज़ल्ट तो हमें खुद को प्रूफ करना होता है, किसी और को प्रूफ करके कुछ नहीं निकलने वाला। तो कोई मतलब नहीं है कि हम दूसरों को बता रहे हैं हम 20 घंटे पढ़ रहे हैं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है पढ़ने का। और फिर दूसरी बात एक ये चीज़ भी कि आप बताना बेटा कि जैसे कि हालांकि थोड़ा सा जो बच्चे अभी मान लीजिए कि नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, हालांकि जो बच्चे 11-12 में हैं या 10 में हैं, अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम अच्छे से हम भी डॉक्टर बने, हम भी नीट क्वालिफाई करें, तो उनके लिए थोड़ा सा एक सजेशन के रूप में अगर 2 शब्द अगर बोल पाओ तो बोल देना, और उसके बाद हम लोग वीडियो को बंद करते हैं। सजेशन मैं यही दूंगा कि तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करो, मन लगा के करो। अब ऐसा नहीं है कि हाँ कोई कह दिया पढ़ना है तो बस रगड़े पड़े हैं। थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं देखेंगे, सिर्फ पढ़ाई पे लगे पड़े रहेंगे तो कुछ आउटकम नहीं निकलता। मेरे कॉलेज में खुद मेरे एक प्रोफेसर ने बोला था कि पढ़ाई से पहले हेल्थ को प्रायोरिटी दो, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो पढ़ाई इम्प्रूव होती रहती है। पढ़ाई का क्या है, अगर हेल्थ बिगड़ गई तो लाइफ टाइम भुगतना पड़ेगा। पढ़ाई को तो इम्प्रूव बाद में हो ही सकती है। दूसरी बात प्रिपरेशन की बात रही तो यही सजेस्ट करूँगा कि हाँ प्रिपरेशन में लगे रहो, टेंशन नहीं लेना है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो और भी मौके मिलेंगे। पर पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है कि हाँ यही एक मौका है, यही इकलौता मौका है, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और
फिर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रिज़ल्ट आए ना आए उससे डिप्रेस हो गए या डिसअपॉइंट हो गए, वो तो अपने हाथ में नहीं होता है। अपने हाथ में अपना बेस्ट देना होता है। अगर अपना बेस्ट दिया है तो वो सबसे अच्छी बात होती है, उससे खुश रहना है क्योंकि हमने अपना बेस्ट दिया। अगर हम अपना बेस्ट किसी एक चीज़ में कर ले रहे हैं तो बाकी चीज़ों में भी कर सकते हैं। रिज़ल्ट मैटर नहीं करते, रिज़ल्ट अच्छा है या बुरा है। अगर हमने मेहनत की है तो हमें पता है यहाँ मेहनत किया है, यहाँ सक्सेस नहीं हुआ है तो कहीं और मेहनत करेंगे, वहाँ सक्सेस हो सकते हैं। ये कहूँगा बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एडुकेशन आर्यन, हम लोग जानना चाहेंगे कि जो 12 के बाद जो है यूजी नीट क्वालिफाई करके और एमबीबीएस का कोर्स करते हैं हम लोग मेडिकल लाइन में। और ये अभी आर्यन ने बताया भी कि जो है 5 से 5.5 साल का कोर्स होता है। तो आर्यन, हम लोग जानना ये चाहेंगे कि इसके बाद का अगला स्टेज क्या होता है इस फील्ड में। और पीजी, हाँ, जैसे यूजी नीट होता है वैसे पीजी नीट क्वालिफाई एक एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई करके आगे की क्या प्रक्रिया करनी होती है, वो कितने साल का कोर्स होता है, ये हम लोग जानना चाहेंगे आपसे। एक चीज़ बिटर ट्रूथ बोलें, कड़वा सच बोले तो ये भी है कि मेडिकल फील्ड में है, अगर आए हैं तो पढ़ना ही है, पूरी ज़िंदगी पढ़ना है, मान के चलो। ये पूरा फील्ड एक्सपीरियंस का है, यहाँ जितने साल रहेंगे उतना एक्सपीरियंस में बढ़ता है। तो नीट अंडर ग्रेजुएशन जो है ये एमबीबीएस कोर्स होता है मेडिकल में। अंडर ग्रेजुएशन कोर्स 5.5 साल का है। नीट यूजी क्लियर करेंगे 12th के बाद तो 5.5 साल हमें एमबीबीएस कंप्लीट करनी होगी, जिसके बाद हमें एक डॉक्टर की डिग्री मिलेगी। फिर उसके बाद भी अगर बहुत लोग होते हैं एम्बिशियस होते हैं, वो चाहते हैं और क्वालिफ़िकेशंस लें, तो फिर हमें नीट पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना होगा। नीट पीजी क्वालिफ़ाई करने के बाद एक स्पेशलिटी कोर्स करना होता है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चॉइस के अकॉर्डिंग मिलता है। हाँ, फिर विशेषज्ञ बोलते हैं, विशेषज्ञ हो गए, ये आई विशेषज्ञ होता है ना, हाँ, स्पेशलिस्ट हो गए। वो पीजी क्वालिफ़ाई करने के बाद 3 साल का कोर्स वो होता है, तो वहाँ भी पढ़ना पड़ता है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि ज़िंदगी पर पढ़ते रहेंगे तो कमाएंगे कब, वो तो पढ़ने के साथ साथ अर्निंग भी होती रहती है, उसकी दिक्कत नहीं है। पर इस काम में जो एक्सपीरियंस मिलता है हमें, वो किसी और प्रोफेशन के कंपेरेबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। फिर अगर आपने स्पेशलिटी कर ली पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, फिर भी अगर आप और अच्छा पोस्ट चाहते हैं और अच्छा किसी फील्ड में करना चाहते हैं तो सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज भी होते हैं, वो भी 1-2 साल या 3 साल के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कोर्स है। तो इस फील्ड में पढ़ना ही है, पूरे टाइम पढ़ना है, एक्सपीरियंस लेते रहना है। अच्छा, मैं बेटा पूछा चाहूँगा कि अभी आपका 2nd ईयर चल रहा है, ठीक है, आपका जब कंप्लीट हो जाएगा एमबीबीएस तो उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि आपको पीजी करना है कि नहीं, ये बताना। हाँ, मुझे तो पीजी करना है, मैंने सोच रखा है। अच्छा। एमबीबीएस से मैं बस सेटिस्फाई नहीं रहूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं पीजी क्लियर करूँ और मैं कोशिश करूँगा कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में वो भी क्लियर कर लूँ अपना पीजी। और फिर से मेरा पीजी के लिए वापस वही एम्स दिल्ली ही टारगेट रहेगा, तो देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस बच्चे की देखिए खासियत, कितना भी तारीफ़ किया जाए कम ही है। ये बच्चा देखिए जब आपका हाई स्कूल में भी था तब भी इसका 96.4% आया, फर्स्ट आप किया सेंट जोसेफ स्कूल से। इसका जब इंटर भी रहा, ठीक है, आपका CHS से, तो भी इस बच्चे ने आपका 94 पॉइंट कितना था, 94.8% रहा, लगभग आपका 95% के लगभग रहा। और मैं बता दूं कि इस बच्चे ने आफ्टर इंटर जब आपका यूजी नीट क्वालिफाई किया, इसका अच्छा आपका रैंक भी था 600, आपका जो मार्क्स था 665 था, ठीक है। कौन सा रैंक था बेटा आपका, जनरल में कौन सा रैंक था? और जनरल में मेरा रैंक आया था 2246 और ओबीसी में उतने 665 रैंक भी था ओबीसी में, और मार्क्स भी 665 ओवरऑल था। अच्छा, तो जैसा कि देखा आप रैंक के भी बारे में आपने देखा कि, और इस बच्चे ने दिमाग में अपने बस एक ही टारगेट रखा था कि भाई हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छे से पढ़ाई करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, ठीक है, हम सब कुछ क्लियर करते जाएं, ठीक है, हमको ड्रॉप आउट न लेना पड़े, नहीं तो आपका साल बर्बाद होता है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आप भी बच्चों ऐसी प्रिपरेशंस करो, ठीक है। 11-12 में अगर आपने
ठीक है ख्वाब बनाया है डॉक्टर बनने का, एमबीबीएस करने का ख्वाब बनाया है, तो आप 11-12 में ही साथ साथ आप प्रिपरेशन करते रहिए, आपका साल बर्बाद ना हो। ठीक है, और आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कुछ क्लियर होता जाएगा, तो आपका साल बर्बाद नहीं होगा, नहीं तो आपका साल बर्बाद होगा। ठीक है, कोई मतलब आपका नहीं निकलने वाला है। तो आप सभी लोग अपना पूरा ख्वाब रखिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कुछ क्लियर होता जाए, हमारा साल बर्बाद ना हो। और आप लोगों के बीच पूरा स्कूल लाइफ से लेकर के हर एक अनुभव को ठीक आर्यन ने शेयर किया। उसके बाद ये बच्चा देखिए 5.5 साल का आपका कोर्स होता है एमबीबीएस का, उसके कम करने के बाद आपका पीजी होता है। उसके लिए भी आपको आपका नीट जो आपका पीजी नीट उसको भी क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके लिए आपका 3 साल का उसमें भी कोर्स होता है। ठीक, वो भी ऑल इंडिया एग्जाम ही होता है। 3 साल उसमें भी आपका कोर्स करना पड़ता है। अगर देखा जाए सर तो 5 या 3 कितना हो गया आपका 8 8.5 साल, माने 9 साल लगभग देखा जाए तो 9 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा साल भर ड्रॉप इंटर के बाद अगर साल भर ड्रॉप आउट लेकर के ठीक है पिक तैयारी करता है तो सब मिला जुला के देखा जाए तो डिग्री कंप्लीट होने में बच्चा 10 साल आपका लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप इंटर अगर मान लीजिए 18 साल की उम्र में या 17 साल की उम्र में अगर कंप्लीट करते हैं तो मुझे लगता है कि पूरी डिग्री लेने में 17 10 जोड़ दिया जाए तो 27 है, इसको 28 रख लीजिए, तो लगभग आपकी 28 साल की उम्र में ठीक है आपका पूरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद पूरा जीवन बचा है आपका। ठीक है, आप खूब सेवा करिए। ठीक है, पूरा मतलब देखिए एक डॉक्टरी लाइन सर का कहा जाता है सर कि भगवान से बढ़कर नहीं होता। सर मानते हैं कि इसको नहीं। ठीक है, इसके लिए सर कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर के किसी चीज़ का आप स्पेशलिस्ट हो पाते हैं, और तब जाके ठीक है पेशेंट्स की एक अच्छी खासी आप ठीक है उसको सेवा कर सकते हैं। और अच्छी खासी अब अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, और डॉक्टर आपका कोई ईश्वर से बढ़ के सर इस युग में सर नहीं है। अगर किसी को कोई भी अगर बीमारी होती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई आप बहुत सारे किसी मंदिर या मस्जिद में आपको जाने की जरूरत पड़ेगी। आपको डॉक्टर ठीक है आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, आपका डॉक्टर ही सबसे बड़ा भगवान उस समय होगा। ठीक है, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अधिक से अधिक लोग जो भी आप ख्वाब बनाए हो डॉक्टर बनने का, प्लीज़ आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, आप मेहनत करें, आप कोशिश करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सब कुछ क्लियर होता जाए, आपका साल बर्बाद ना हो और आपका जो सपना है एमबीबीएस बनने का आप सभी लोगों का सपना पूरा हो। ठीक है, और जितने भी हमारे पुराने बच्चे हैं जो देख रहे हैं, मैं उनसे कोशिश करूंगा सब लोग देखें और जितना अधिक से अधिक हो सके आप सभी लोग इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके फैलाएं। और उन सभी बच्चों को और सब जितने भी पेरेंट्स भी जितने भी गार्जियंस अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग सभी लोग शेयर करें इस वीडियो को और अपने बच्चों को बताएं कि इसके पीछे के कितना संघर्ष होता है, कितना मार्क्स आप लाओगे तो आपको इतना कॉलेज मिलेगा। अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वो भी आपका डॉक्टर्स बने, वो भी इंजीनियर बने, क्योंकि हर एक गार्जियन का सपना होता है सर कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। हम लोग जनरली अगर सर क्लास में अगर पूछते हैं बच्चा को क्या बनना है तो जनरली बच्चे बस यही बताते हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। उनके पास यही उनके दिमाग में पाल दिया जाता है डॉक्टर इंजीनियर बनना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए कितना प्रिपरेशन करनी है, कैसी पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करके कहाँ ठीक है क्या क्या करना पड़ेगा, आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा कि आप इस फील्ड में जा सकें, बहुत लोगों को नहीं पता होता। इस वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है कि जितने भी हमारे ठीक है सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी हमारे पूरे चंदौली ज़िले के जितने भी हैं, और चंदौली ज़िले में क्या बात करूँ, जितने भी ऑल इंडिया की मैं बात करूँ, जितने भी आप लोग मुझे देख पा रहे हो, ठीक है, आप सभी लोग अधिक से अधिक पूरा इस कन्वर्सेशन को सुने और सुन कर इससे कुछ सीखें। अगर कोई कुछ और भी अगर आपको सजेशंस लेना है, अगर कोई टिप्स लेना है तो आप लोग हमसे पर्सनल जुड़ करके कमेंट के माध्यम से भी हम लोगों के थ्रू आप ले सकते हैं। अगर इस आर्यन की अगर मैं बात करूं तो आर्यन से भी अगर कोई भी चीज़ किसी को अगर स्पेशल पूछना और भी कोई जानकारी पूछनी हो तो हम लोग पूरी मदद करेंगे आप सभी लोगों को बताने में कि क्या क्या चीज़ें करेंगे। और कोई भी अगर और भी कोई डाउट्स अगर आपके मन में चल रहा है, अगर पूछने की इच्छा हो तो आप कमेंट के माध्यम से ठीक है हम लोगों से संपर्क करके उन चीज़ों को आप बताएंगे तो हम लोग पूरी मदद करेंगे आप लोगों को पूरा सहयोग करने में। ठीक है, तो मैं चाहूँगा डीके सर लास्ट में कुछ आप सब चंद शब्दों को बोले, हमारे बच्चों के बीच थोड़ा सा मैसेज को बोलें, बच्चे भी अपना तैयारी करें। जैसा कि आर्यन से हम लोग सभी बातें सुने और सब कुछ सुनने के बाद जो है कि हम लोग को ये लगा कि एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए सेल्फ प्रिपरेशन का कितना महत्व होता है और सेल्फ प्रिपरेशन के माध्यम से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि आर्यन ने करके दिखलाया भी, और हम लोग के लिए जो है बहुत गौरव की बात है। हम लोग हर जगह एग्जांपल भी देते हैं क्योंकि हम लोग का स्टूडेंट रहा है बहुत। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि पढ़ाई में जो है कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी के माध्यम से ही इन्होंने जो है
11-12 के साथ ही जो है 12 पास करने के बाद तुरंत जो है इन्होंने नीट क्वालिफाई यूजी नीट क्वालिफाई करके जो है पटना एम्स इनको मिला। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोग जो है ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी यूजी नीट क्वालिफाई करने के लिए लोग कोटा और कहाँ से जाके तैयारी करते हैं और जल्दी से वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत सारी कोचिंग और लाखों कितना रुपये वो जो है ओनली जो है प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए कोचिंग वाले ले लेते हैं और वहाँ पर नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं जो है कि आपकी कंटिन्यूटी और आपकी एक हार्ड वर्क जो है बहुत ही मायने रखता है। एक टीचर्स के गाइडेंस के अलग, मतलब गाइडेंस तो चाहिए लेकिन गाइडेंस के अलावा जो है आपकी मेहनत भी जो करनी चाहिए वो आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको शुरू से ही आपको मेहनत, जैसा ऐसा नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं बच्चों को, शुरू से ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप अपना जो बेस है आप शुरू से ही स्ट्रांग रखिए। अगर आप अगर मान लीजिए कि 6 हैं तो 6 अपना टारगेट बना लीजिए और कोशिश करिए कि 6 में ही हम अपनी क्लास में एकदम टॉप करते जाए, हर एक सब्जेक्ट पर कमांड करें। अगर एक ख्वाब अगर आप जाके इंटर में देख रहे हो तो आप भाई कुछ नहीं, देखो बहुत नहीं कर पाओगे, मेरे जहाँ तक मानना है। बेसिक अगर आपका सर अगर स्ट्रांग नहीं रहा, सब खराब हो गया, आप सपना पाले आकर के कि नहीं 10 के बाद 11 में हमको नीट करना, ये करना, फला ढेका करना है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। बचपन से ही आपको बचपन से क्लास 6 से ही अपना टारगेट बना लीजिए मुझे करना है, और आप हर एक सब्जेक्ट को ईमानदारी से अच्छे से पढ़िए, ठीक है, तब जा करके आपका कुछ अच्छा अपने जीवन में कर पाएंगे। तो आप क्लास 6 से ही अपना टारगेट बना लीजिए, हमको ये करना है, और हर एक सब्जेक्ट को ठीक है सीरियस लेते हुए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। जैसा कि भी जो है आर्यन बताया भी है कि जो है इसको नीट करना था, यानी डॉक्टर मेडिकल लाइन में जाना था, और इसका 10th में जो है कम नंबर, यानी किसी रीजनवर्स जो है कॉपी करेक्शन में जो है कि साइंस में कम नंबर आ गया था, लेकिन जो है कॉन्फिडेंस था हाई, मतलब कॉन्फिडेंस अंदर से था कि नहीं हमने जो लिखा है वो सही लिखा है। और इन्होंने जो है रीचेक के लिए किया और सीबीएसई में, और 13 मार्क्स जो है और गेन किए, और इस तरह से जो है 100 में 93 मार्क्स पाकर जो है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि नहीं अब हम जो है कि आगे हम कर सकते हैं। फिर इन्होंने आगे की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, पहले तो अभी इस बात से नहीं डरना है कि अभी जैसे सर ने बोला 10 साल तक पढ़ना है या 27 ईयर्स तक पढ़ना है, वो तो पहले से मान के चलना है कि पढ़ना है आगे तक। और हाँ, और देखा जाए तो डिग्री की बात है तो वो तो एमबीबीएस के बाद वैसे भी डिग्री मिल जानी है डॉक्टर की, और अर्निंग भी एमबीबीएस के बाद होने लग जानी है। तो पढ़ने से, अगर पढ़ने का एम है तो उससे नहीं डरना है कि हाँ पढ़ते रहना है लाइफ टाइम। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत लोग का मैंने देखा है कि मुझसे कहते रहते हैं कि जैसे भैया मुझसे ये काम, मैं इस काम में बिज़ी हो गया, पढ़ नहीं पाया, या ये काम करना पड़ गया, पढ़ नहीं पाया। तो एक चीज़ ये मुझे रियलाइज़ होती है कि लोग काम के चक्कर में अपनी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, लेकिन समझना ये चाहिए कि पढ़ाई के चक्कर में काम को कॉम्प्रोमाइज़ करो। पढ़ाई को प्रायोरिटी देंगे तो काम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हो जाएगा, पर अगर हम लोग एक्चुअल में कोई काम के चलते पढ़ाई नहीं कर रहे तो वो हम पढ़ाई से बहाना मार रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो। और ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी एकदम स्मूथ चलती है कि हाँ सब अच्छा होगा तभी पढ़ाई अच्छे से होगी, ख़राब होता है तो नहीं होती है, हमारी क्या गलती है। लाइफ का पार्ट है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, किसी के साथ कोई फेज़ अच्छा चलता है, कोई बुरा चलता है, वो खुद से हैंडल करना पड़ता है, खुद से चीज़ें समझनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि किसी की ज़िंदगी बहुत मस्त चल रही है, उसने तैयारी करके निकाल लिया, मतलब उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। हर किसी के साथ कुछ न कुछ तो होता ही रहता है, अच्छा या बुरा, उसे खुद से हैंडल करना पड़ता है। और ये समझना रहता है कि हाँ कुछ भी हो जाए, पर ये जो हमारा पढ़ाई है, जो हमारी प्रायोरिटी है, कोई भी प्रायोरिटी हो, वो प्रायोरिटी बदलनी नहीं चाहिए। जिस चीज़ को प्रायोरिटी रखा है उसको लास्ट तक रखें। ऐसा नहीं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल दिया कि ठीक है बाद में देख लेंगे इसको। बस ये कहना था। अच्छा देखिए सर, देखिए जो है जैसा कि अभी आर्यन से हम लोग की बात हुई है, और आर्यन हम लोग के रूम पे भी वही बताया जा रहा था आप लोगों को कि जो है कि 10th के बाद जो ये समर वेकेशन होता है उसमें ये हम लोग के रूम पे आकर जो है जाना था मेडिकल लाइन में। फिर भी इन्होंने मैथ का प्रिपरेशन किया, 2 महीने में हम लोग जो है मैथ का जो है पूरा कंप्लीट भी कराया। और अभी बात हुई है कि जो है आर्यन बोला है कि सर हाँ स्टूडियो पर आने का इच्छा है हमारी। हमने बोला है कि नहीं जो है एक दिन जो है लाइव सेशन रखा जाएगा, जिसमें आप सभी लोग जो है लाइव
जो है चैट के माध्यम से आप लोग को जो भी क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन वो क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन का जो है जवाब हम तीनों लोग मिलकर जो है आप लोगों का देंगे। आर्यन कुछ और सजेशन देना चाहेगा आप सभी लोगों को, तो इसलिए जो है कि आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, और जैसा कि अब बहुत लंबा सेशन हम लोगों का हो गया, और जैसा कि सर ने बोला कि लाइव के बारे में एक दिन लाइव कर दिया जाएगा। जो भी डाउट्स होंगे उसको आप पूछते रहिएगा और हम लोग हमेशा मिलते रहेंगे। और जब आपकी आर्यन की डिग्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी MBBS की, तो एक बार फिर से हम लोग आपके बीच मिलते रहेंगे। हालांकि जब भी गर्मी की छुट्टी में आता रहेगा, इससे हम पूरा सरवाया इंटरव्यू लेते जो रहेंगे। है पटना एम्स अभी मैं गया था, लेकिन हालांकि जो है समर वेकेशन में जो है कि आर्यन घर चला आया था, लेकिन जो अगर कभी मौका मिलता है तो हम वहाँ पर जाने के बाद ही हो सकता है कि आपको लाइव जो है आर्यन से बात वहाँ पटना एम्स से कराऊँगा। बहुत सारी चीज़ दिखाने का भी कि प्रयास करेगा आर्यन की यहाँ की कॉलेज की लाइफ कैसी होती है। जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए मैं तो चाहूँगा कि इतना ही। और जितने भी गार्जियंस देख रहे हैं, आप सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं, आप सभी लोग जितना अधिक से अधिक हो सके आप वीडियो को शेयर करिए। और इससे जितनी भी लोग का ख्वाब बन रहा है डॉक्टर बनने का, ठीक है, उसके बारे में क्या प्रक्रिया होती है, ठीक है, उनके जगह आप लिंक को शेयर करें, उनको दिखाएं। और हम लोगों से भी जितना कांटेक्ट करना हो, जो भी कुछ पूछना हो, ठीक है, हम लोग पूरी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और बच्चों, आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। और जितनी भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जैसे सर बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात करूं तो उत्कर्ष हो गया, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि विक्रांत हो गए, जो कि हाँ अर्पिता हो गई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका भी एक जगह अच्छा हो जाएगा, सबका लगभग हो ही गया धीरे धीरे, ठीक है। तो वो भी बच्चे अगर आते हैं तो उनका भी इंटरव्यू लेकर के आप सभी लोगों को उनका एक्सपीरियंस मैं सभी लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं बताऊँ, एक उत्कर्ष करके, उत्कर्ष सिंह टांडा का मैं बताऊं कि एक बाबू कि ये उत्कर्ष सिंह की मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा स्टूडेंट मेरा है, मैं क्या बताऊं, उसकी कितनी तारीफ़ करूं सर, जान लीजिए कि बहुत कम है। उसके घर में सारे टीचर्स, मम्मी टीचर्स, पापा इंजीनियर, चाचा, सारे लोग टीचर्स। उसने बोला हमसे कि सर, वो हमसे मिला था क्लास 9 में, उत्कर्ष सिंह बेटा सेंट जोसेफ का स्टूडेंट था, ठीक है, नाथुपुर का है, आप लोगों से बड़ा सीनियर था, जैसे एक साल आपसे, विक्रांत के बैच का, विक्रांत जानते हो ना, विक्रांत के बैच का था वो। उसका इतनी ईमानदारी पढ़ाई के प्रति, मैं बता रहा हूँ, इतनी ईमानदारी, कोई भी क्वेश्चन फंसता तो हम लोगों को रूम पर भाग के चला आता था। RD शर्मा का कोई भी क्वेश्चन फंसता, सर क्वेश्चन सर आ जाते हैं, रूम पर जान लो कि वो लड़का साइकिल चला के रूम पर आता था। मजदहा जब हम लोगों को रूम था, साइकिल चला के रूम पर आता था, क्वेश्चन पूछता था। उसके भी आपके 96% लगभग आपके 10th में आए थे, और इंटर में भी आपका ठीक 92% आया था। थोड़ा सा निराश हुआ था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 92% बहुत अच्छा नन से उसने इंटर किया। उसके बाद आपका हाई स्कूल तो सेंट जोसेफ तक रहा, बहुत ईमानदार बच्चा था। और उसका अभी फिलहाल में सर ग्रेजुएशन कर रहा है, BA मैथ से लेकर के। यहाँ से उसका ख्वाब है आर्यन की, सर हमको ठीक IAS बनना है तो बनना है, क्योंकि उसका ख्वाब है। और उसका ज्योग्राफी में सर बहुत मन लगता है, उसका मैथ बहुत स्ट्रांग था सर, मैथ में सर वो 98 नंबर गेन किया था, ठीक है। उसके बाद भी जान लीजिए कि ख्वाब है कि सर मुझे IAS बनना है सर, क्योंकि टीचर्स हमारे सभी लोग हैं, ठीक है। डॉक्टर में सर मेरा मन लगता नहीं है, हमारा मन है कि सर हम डॉक्टर IAS बनेंगे सर, और देश की सेवा करेंगे, उसका सर एक अलग ही है। और गार्जियन भी इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि हमारा बच्चा डिसाइड कर लिया है बनने का और पढ़ता है। और जिस दिन बच्चा ठीक है IAS बन गया, ठीक है, उस दिन मैं बच्चों को बुला करके आप सभी लोगों को उसका एक इंटरव्यू लूँगा और दिखाऊंगा उसका अनुभव, उसके एक्सपीरियंसेस मैं सभी लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे हमारे बहुत सारे बच्चे, जैसे विक्रांत की बात करूं तो विक्रांत का भी आपका पूरा BTech कंप्लीट हो चुका है, उसका लास्ट आपका सेमेस्टर चल रहा, लगता है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। पैकेज भी उसको मिल चुका है, ठीक है, 20 लाख का पैकेज भी उसको मिल चुका है। और वो और भी अच्छे पैकेज के लिए लगा हुआ है, तरह तरह के कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे रहा है। तो सोच लीजिए बच्चों की, अगर मैं बात करूँ कि अगर सलीना का पैकेज अगर आपको 20 लाख का मिल रहा है, सोचिए कहाँ से कम है। एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, ये पैकेज आपका बढ़ता जाएगा। जितना भी आपका पैसा ठीक है लगा है, हमको लगता है कि 1-2 साल में ही कोई कमा के रख देगा। मेन चीज़ है कि एक अच्छा आप इंजीनियर बन पाओगे, देश की सेवा करोगे, ठीक है, सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है। और जहाँ तक डॉक्टर, मुझे लगता है कि डॉक्टर को कहा जाता है सर कि ईश्वर से बढ़ के डॉक्टर नहीं, ईश्वर से बढ़ के ही डॉक्टर्स है, ठीक है। और डॉक्टर्स न हो तो मुझे लगता है कि जहाँ तक सर इतनी सारी बीमारियाँ आज के डेट में देख ही रहे हैं कि टेम्परेचर इतना बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और इतनी सारी
बहुत सारी, बिना डॉक्टर के मैं देखा हूँ तो आदमी एक कदम भी न चल पाए। तरह तरह की बहुत सारी बीमारियाँ, अब देखो कोरोना काल है, कोरोना काल में कितना डॉक्टर्स का इंपॉर्टेंस रहा, आपने देखा। डॉक्टर्स न रहे होते तो मुझे लगता है कि हमको लगता है कि इतनी बीमारी फैल जाती, तो मुझे लगता है कि आज हम लोग शायद न रहे होते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है, आपका जिस फील्ड में लगे मन। हम नहीं करें कि डॉक्टर ही, बहुत सारा है, म्यूजिक है, आप किसी भी फील्ड में जाइए, जो भी मन लगता है, लेकिन अपना बेस्ट करिए जीवन में, ठीक है। अपने करियर को अच्छा से चुनिए और जिस फील्ड में जाना चाहते हैं आप उस फील्ड में जाइए, अच्छे से अपना अच्छा बेस्ट दीजिए और अपने जीवन में एक अच्छा नागरिक बनिए, एक अच्छा इंसान बनिए, ठीक है। लोगों के हमेशा काम आते रहिए। मुझे नहीं लगता कि यार कमाने खाने के लिए तो एक अनपढ़ भी सर जी लेता, कमा खा लेता है, ठीक है। तो यही जीवन नहीं होता है। एक जीवन एक ऐसा होता है कि आप दूसरों के काम आ सके, दूसरों की हेल्प कर सके, ठीक है, और सबसे जीवन अच्छा वही होता है सर। आर्यन से हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जो ऐसे अभी इन्होंने बताया कि मेरा टारगेट सर है कि पीजी करके जो है आगे का भी हमें करना है, विशेषज्ञ बनना है। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि बॉडी किस पार्ट का होता ना, कि अलग अलग जो है पार्ट के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। तो आपका किस में रुचि है और किसके लिए आप विशेषज्ञ बनना चाहेंगे? अच्छा, ऐसा कुछ सोचो बेटा, अभी कुछ सोचिए तो बताना। अभी तो उतना ज़्यादा डिटरमेंट नहीं है, पर फिर भी लगता है कि रेडियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का। अच्छा, रेडियोलॉजी। हाँ, रेडियोलॉजी में। उसके बारे में बताना, क्या रेडियोलॉजी होता है थोड़ा सा। रेडियोलॉजी में मोस्टली हमें मतलब एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी, इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़नी होती है। उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। अच्छा, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ भी अगर पूछना और भी चीज़ें जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप सभी लोग, ठीक है, बता सकते हैं और हम लोग पूरा रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक दिन हम लोग से लाइव भी करा देंगे। लाइव में आकर के चीज़ें जो भी आपको पूछना हो, जो भी डाउट्स पूछने हो, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। और हालांकि ये तो रहा पूरा फाइनल इंटरव्यू आपका आर्यन का, इसका छोटा भाई आदित्य भी है, ठीक है, तो वो भी कम नहीं है, उसका भी आपको इंटरव्यू नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। उसके बारे में थोड़ा सा बताना। तो आदित्य के बारे में क्या क्या कर चुका है? तो मेरा छोटा भाई आदित्य, उसने 11th में मैथ्स लिया था और अभी वो करेंटली, मतलब उसने 12th के बाद जेईई मेंस दिया था जिसमें उसके 99 परसेंटाइल आए थे। फिर उसने एडवांस दिया तो उसके जो रैंक आई थी वो उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, उसे आईआईटी चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली आईआईटी में वो ब्रांच नहीं मिली थी जो वो चाह रहा था, तो उसने ड्रॉप लेने का डिसाइड किया। और ड्रॉप लेने के बाद अभी इस साल भी उसने जेईई मेंस दिया है और जेईई एडवांस दिया है। और फिलहाल अभी जेईई एडवांस का रिज़ल्ट तो नहीं आया है, पर जेईई एडवांस उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा, पिछले साल से तो बहुत अच्छा गया इस बार। तो होपफुली उसे अपनी चॉइस की आईआईटी और अपने चॉइस का ब्रांच में मिल जाए इस बार। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका भी हम लोग इंटरव्यू लेंगे। और आज के लिए इतना ही। और हम लोग ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हम लोगों के अच्छे पोस्ट पर हैं और गर्मी की छुट्टियों में या किसी भी छुट्टी में आएंगे, तो उन सभी का आपका इंटरव्यू, ठीक, आप लोगों को बीच बीच में देखने को मिलता रहेगा। वैसे बहुत सारे बच्चे हों जो कि मुझे तो सर संख्या भी याद नहीं, हम लोग हालांकि कई सालों से कम से कम हम लोगों को टीचिंग करते हुए लगभग आपका 12 साल हो गया। वैसे बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं और जो भी बच्चे आपके अच्छे जैसे डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, कुछ आईएएस बन करके आएंगे, ठीक है, उन सभी का इंटरव्यू आप लोगों को मैं दिखाता रहूँगा। और मुझे बहुत बेहद खुशी होती है क्योंकि हमारा जीवन का सर एक सपना रहा है कि सभी बच्चों को मोटिवेट करके, भाई जो आपका टारगेट है पूरा करो, ठीक है। जो भी हेल्प्स होती है पढ़ाने के थ्रू हम लोग पूरे करते हैं। अगर किसी बच्चों को इकोनॉमिकली भी अगर दिक्कत होती है, किसी को बैच लेने में अगर कोई भी सुविधा हो रही है, किसी भी चीज़ों को इकोनॉमिकली अगर दिक्कत हो रही है, बैच नहीं ले पा रहा है, किसी पैसे की दिक्कत हो रही है, तो कोई भी बच्चा, ठीक है, हमसे संपर्क कर सकता है। मैं उसको पूरी इकोनॉमिकली भी मदद करूंगा और जैसे भी हो सकेगा उसकी पूरी मदद करूंगा, क्योंकि मेरा यही काम है। यही काम करने का मुझे लगता है कि सर यही सेवा करते करते बच्चों का अगर सर मेरा जीवन बीत जाए तो मुझे सर इस बात का सर कोई गम नहीं रहेगा। मुझे कोई सर बारे में एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब भी देगा कि सर आपको ये 50,000 की नौकरी, लाख रुपये की नौकरी है सर, ये जॉब करिए सर, उस जॉब को मैं ठुकरा करके, क्योंकि मुझे गुलाम नहीं बनना, किसी भी गवर्नमेंट का मुझे गुलाम नहीं बनना, किसी भी चीज़ का अपने मन से काम करना, बच्चों के लिए जीना है, बच्चों के लिए जीते आया हूँ, बच्चों के लिए जीऊँगा और बच्चों के लिए काम करना है। जो भी कुछ रहेगा बच्चों के लिए सब कुछ करना है। जितनी भी हेल्प्स करनी मैं बच्चों को हेल्प करूँगा, उनको मोटिवेट करके, जितनी भी इकोनॉमिकल से लेकर के हर एक प्रकार की हेल्प करूँगा, पढ़ाई से रिलेटेड हेल्प करूँगा, अच्छे टीचर्स का मार्गदर्शन कराऊँगा और अच्छा सजेशन देकर उनको उनके मुकाबले में पहुँचाने का पूरा जीवन भर मेरा काम चलता रहेगा। और ऐसे ही बहुत सारे इंटरव्यूज़ आप लोगों को देखने को इन फ्यूचर्स आगे बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पर गए, जो जैसे आते हैं उनका इंटरव्यू आप सभी लोगों के सामने देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो विक्रांत आता है उसका विक्रांत का भी आपको
एक इंटरव्यू देखने को मिलेगा, कितना पैकेज रहा, क्या क्या रहा, उसकी ज़ुबानी सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है और इसी बातों के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आज मैं थैंकफुल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आर्यन को अपने समय निकाला और समय निकाल करके आपने इतना सभी लोगों को अपने बारे में पूरी स्कूल से लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक पूरी जर्नी के बारे में बताया, सब कुछ बताया। और हम सभी लोग CBSE अड्डा 2.0 की तरफ से आप सभी लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए पूरे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी लोग इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके फैलाएँ और दिखाने। और लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा कि आप PW के जो आपके मालिक हैं, जैसा कह सकते हैं कि डायरेक्टर अलक पांडे का कितना धन्यवाद देना चाहोगे? उनके बारे में थोड़ा सा 2 शब्द जरूर बेटा बोलना, क्योंकि वो ना होते तो मुझे लगता है कि एक नई क्रांति इस में नहीं फैली होती। अलक पांडे सर को तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। हालांकि पर्सनली भले ही उनसे मैं ना पढ़ा हूँ, पर उनके थ्रू जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मुझे पर्सनली रहे हैं। जैसे कि 11th में उन्होंने फ्री में क्रैश कोर्स लॉन्च किया, शायद अगर वो लॉन्च नहीं करते तो मेरा 11th और बेकार होता। फिर 12th में भी उनके ही वजह से ही लो कॉस्ट में कोर्स मिल गया, अच्छे टीचर्स मिल गए, और सबसे बड़ी बात उनकी गाइडेंस तो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि अलक सर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सर ने एक नई क्रांति लाई। ठीक है, जो कि नीट के बच्चे नीट मतलब प्रिपरेशन करने चाहते थे तो ऑफलाइन कोचिंगों में, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग में जो कि लाख लाख रुपए की डिमांड करते थे लोग। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मात्र 4 से 5 हज़ार रुपये में ही आपका 2 साल का कोर्स आपका जो भी है तैयारी करने का, ठीक है, उन्होंने 4 से 5 हज़ार रुपये में ही बच्चों को कम से कम फीस में जो कि उन्होंने पूरा प्रोवाइड कराया। और बहुत सारे बच्चे, ठीक है, घर बैठे ऑनलाइन के थ्रू बहुत सारे बच्चों को जो डॉक्टर बनने का सपना, ठीक है, बहुत सारे लाखों बच्चों का पूरा हो रहा है। तो उनको मैं पर्सनली बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अलक सर का। ठीक है, और आप सर ऐसे ही बहुत सारे बच्चों के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं और आप ऐसे ही करते रहिए और बहुत सारे पेरेंट्स गार्जियन का आशीर्वाद आपको सर लगता रहे। और हम जैसे लोगों भी आप सभी लोगों को बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ऋणी हैं कि आपने नया बैच ला करके, नया क्रांति ला करके एजुकेशन के फील्ड में जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, जिसके पास पैसा नहीं है, 4 से 5 हज़ार रुपये मात्र में ही बैच को खरीद करके घर बैठे आराम से पढ़ पाते हैं। तो हम सभी लोग CBSE अड्डा 2.0 से पूरा परिवार आप सभी को अलक पांडे को धन्यवाद देता है कि आपने ऐसी क्रांति लाया जिससे बच्चे अपना पढ़ करके, ठीक है, आप अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर्स बन पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी बातों के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।